आज सल्तनत काल का हमारा छठा क्लास होगा। उसमें सबसे पहला प्रश्न जो है दक्षिणी अभियान, और ये दक्षिणी अभियान की चर्चा बैक के क्लास में भी हम लोग किए थे, बैक के क्वेश्चन में भी हुआ था। और उस दक्षिणी अभियान के दौरान आप देखे थे कि उसमें जो है मलिक काफूर कुछ राज्यों को पराजित किए थे, जिसको हम क्रम से याद किए थे। तो सबसे पहले जो राज्य था वो आपको देवगिरी था, है ना। इसके बाद जो है सबसे पहले क्या था, देवगिरी था, दूसरा वारंगल था, और इसके बाद जो है ये होयसल था, और इसके बाद फिर अंतिम में आपको अंत में जो था वो मदुरा था। क्या था? मदुरा था। सही बात है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये प्रश्न कैसे है उसको जरा हम लोग समझेंगे। क्या है इस प्रश्न में? कहता है कि दक्षिणी अभियान के क्रम में, अब समझ में आ गया होगा, जो पहले का प्रश्न था वही प्रश्न यहाँ भी है कि दक्षिण अभियान के क्रम में जो कौन कौन सा राज्य पराजित हुआ था उससे जुड़ा हुआ ही है। तो दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को, किसको? मलिक काफूर को। जब दक्षिणी अभियान चल रहा था, अगर आपसे हम पूछ दे कि दक्षिणी अभियान जो है वह कब से कब तक चला था, बताइए। दक्षिणी अभियान 1307 से लेकर के 1307 से 1312 ईस्वी तक दक्षिणी अभियान 1200 ईस्वी तक चला था। ये दक्षिणी अभियान 1307 से लेकर के 1312 ईस्वी तक चला था। और इस अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया था? समझिएगा जरा, कोहिनूर हीरा के बारे में जरा समझिएगा। कोहिनूर हीरा प्रदान किया था किसको? मलिक काफूर को। मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। ठीक है, तो मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था, लेकिन मलिक काफूर कैसा दयावान आदमी था कि वह भी खुद नहीं रखा, अलाउद्दीन खिलजी को जाकर के उसको गिफ्ट के रूप में दे दिया। गिफ्ट का मतलब उपहार या भेंट होता है। ये जो भेंट लिखा हुआ ना, गिफ्ट का मतलब क्या होता है? उपहार या भेंट। तो इन्होंने क्या किया, मलिक काफूर को जब कोहिनूर हीरा मिला, प्रश्न को समझते रहिएगा, मेरी तरफ देखते रहिएगा। कोहिनूर हीरा जो इनको दिया गया दक्षिणी अभियान के क्रम में, मलिक काफूर को दक्षिणी अभियान के क्रम में बहुत सारे राज्य को पराजित किए थे ना, बहुत सारे राज्य को अपने मिला लिए थे ना वो, जिसके कारण से खुश होकर के इनको कोहिनूर हीरा प्रदान किया गया। और इन्होंने उस कोहिनूर हीरा को अलाउद्दीन खिलजी को किस रूप में दे दिया? भेंट के रूप में, भेंट स्वरूप दे दिया, यानी कि गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में दे दिया। किसको दे दिया? अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया। बात समझ में आ रहा है ना? अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया। किसने दिया? मलिक काफूर ने दिया। ठीक है, क्या दिया है? कोहिनूर हीरा दिया है। कोहिनूर हीरा दिया है। तो क्या आप भी मलिक काफूर के जैसे, यदि आपको कोई कोहिनूर हीरा मिल जाए कहीं से, तो उस कोहिनूर हीरा को दूसरे को दे देंगे कि नहीं? नहीं देंगे ना। तो इसलिए याद रखिएगा, कोहिनूर हीरा जो है अलाउद्दीन खिलजी को भेंट स्वरूप ये दे दिया। बात समझ में आ रहा है? और दूसरा में यह भी है कि आपको अलाउद्दीन खिलजी को मारने में भी यह पीछे नहीं रहा है। कौन? मलिक काफूर। वो जो मलिक काफूर था, अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी को जहर दे दिया था, और जहर दे करके उसको मार दिया। बात समझ में आ रहा है? मार दिया उसको। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी को मारने में मलिक काफूर का भी हाथ रहा है। साथ में एक कॉन्सेप्ट और है उसके पीछे कि इनको एक त्वचा रोग भी हो गया था, जिसके कारण से अलाउद्दीन खिलजी जो है मर गए थे। बात समझ में आ रहा है? तो एक बार पुनः इस प्रश्न पर हम आएंगे। दक्षिणी अभियान जो हुआ, उस दक्षिणी अभियान में, किस अभियान में? दक्षिणी अभियान के क्रम में मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा भेंट स्वरूप प्रदान किया गया, लेकिन वह मलिक काफूर जो है उस हीरा को भेंट स्वरूप किसको दिया गया? तो अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया। बात समझ रहे हैं? तो दक्षिणी अभियान कब हुआ है? 1307 से 1312 ईस्वी तक। 1307 से 1312 ईस्वी तक हुआ है। बात समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो अब यहाँ पर प्रश्न जो पूछ रहा है कि इसको मतलब मलिक काफूर को जो है
हीरा किसने प्रदान किया? तो उनका नाम था प्रताप रुद्रदेव। क्या नाम था? प्रताप रुद्रदेव। क्या नाम था? प्रताप रुद्रदेव। बात समझ में? अब इसको भी याद रखना बहुत ही आसान है। ये जो मलिक काफूर था वो हिजरा था, यानी कि अंग्रेजी में उसको ट्रांसजेंडर कहते हैं, या उसको छक्का भी सामान्य तौर पर बोला जाता है। तो देखने सुनने में जो है आपको तो छक्का से थोड़ा सुंदर लगती ही है, नहीं किन्नर समाज जो रहती है तो सुंदर लगती है, श्रृंगार की हुई रहती है। और ट्रेन में आप देखती होइएगा कि वो हमेशा एक दूसरे से क्या करती रहती है? मांगती रहती है ना? क्या करती रहती है? मांगती रहती है। तो प्रताप रुद्रदेव के बारे में हम जो आपको बता रहे थे, क्या बता रहे थे कि किन्नर समाज जिसको हिजरा कहते हैं वो ट्रेन में क्या करती रहती है? क्या करती है? मांगती रहती है पैसा। बात समझ में आ रहा है ना? तो पैसा मांगती रहती है। तो एक बात बताइए, हम जो आपसे पैसा मांगेंगे तो हम आपको क्या बोलेंगे? 100 रुपया देना बोलेंगे ना? या 100 रुपया देव हम लोग बोलते कि नहीं बोलते हैं? 200 रुपया देव, 5 रुपया देव। तो देव से याद रखिएगा रुद्रदेव। रुद्रदेव। देव से क्या याद रखिएगा? रुद्रदेव। 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 बात समझ में आ रहा है ना? तो प्रताप रुद्रदेव। अब याद रखना आसान हो गया कि नहीं आप लोगों को? यानी कि मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा किसने प्रदान किया था? प्रताप रुद्रदेव ने प्रदान किया था। अब इसको याद रखने का ट्रिक एक बार पुनः सुन लीजिए। अब आप जो किसी को बार बार कहेगा कि देव देव देव, मतलब कल तो देव, परसों तो देव, कहने का मतलब कुछ भी कोई चीज आपसे मांगेगा, कोई बार बार जो आपको कोई कहेगा, है ना, कि ठीक है आपको हम दे देंगे, तो आप तो पैसा मांग भी कीजिएगा ना। और ट्रेन में किन्नर सब जो आती है, किन्नर सब जो आता है तो 10 रुपया दे, 20 रुपया दे, जब जो बोलती है तो हम लोग देते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा रुद्रदेव यानी कि प्रताप रुद्रदेव। अब समझ में आया? तो बताइए कि दक्षिण अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध, मतलब पूरे विश्व में प्रसिद्ध है कोहिनूर हीरा, और वो कोहिनूर हीरा प्रदान किया था किसने? प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को। देखिए इस प्रश्न का अर्थ इतना ही था कुल मिला के कि मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा किसने प्रदान किया? मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा किसने प्रदान किया? बात समझ में आ गया ना? और वो जो उनको कोहिनूर हीरा मिला वो अलाउद्दीन खिलजी को भेंट स्वरूप दे दिया था। किसने प्रदान किया? समझ में आ गया ना आप लोगों को? किसने दिया है? प्रताप रुद्रदेव ने। मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा किसने दिया है? प्रताप रुद्रदेव ने। कैसे याद रखिएगा? देखिए हम बताते हैं, एक बार पहले सुन लीजिए फिर से, कैसे याद रखेगा बता देते हैं। मलिक काफूर थी हिजरा, और हिजरा सब ट्रेन में पैसा मांगने के लिए आती रहती है, सब बोलते रहते पैसा दे पैसा दे पैसा दे, नहीं तो पैसा दे तो दे से याद रखेंगे देव, दे से देव, तो इसलिए याद रखिएगा रुद्रदेव। जब रुद्रदेव याद आ जाएगा तो प्रताप रुद्रदेव भी याद आ जाएगा। कैसे बताते हैं? जब हिजरा से मांगने के लिए आपके पास आता है, यदि आपके पास पैसा नहीं हो या नहीं देने का मन हो तो वो आपको टर्चर करती है। जब टर्चर करती है, आप नहीं दीजिएगा तो परेशान करेगी, जब परेशान करेगी तो आपको टेम्परेचर जो होगा माथा का ताप बढ़ जाएगा ना, ताप बढ़ जाएगा ना आपका, मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा। गुस्सा होता है आपका माथा क्या होता है? गर्म बढ़ जाता है। ताप गर्म हो, मतलब माथा कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है, यानी कि ताप बढ़ जाता है। तो इसलिए ताप से याद हो जाएगा आपको प्रताप। बात समझ में आ गया? प्रताप रुद्रदेव। ये बताइए कि मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किसने प्रदान किया था? रुद्रदेव ने। किस अभियान के क्रम में? दक्षिण अभियान के क्रम में। दक्षिण अभियान के क्रम में। नहीं याद रही ये किस अभियान के क्रम में, तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि जब हिजरा सब जो ट्रेन में मांगने के लिए आता है, यदि हम उसको नहीं देते हैं तो वो छीनिए लेती है ना, वो छीनिए लेती है। तो मलिक काफूर भी हिजरा था और उसके कारण से वो छीन लेगा किसी से, इसलिए छीनने से याद रखिएगा दक्षिण। छीनने से क्या याद रखिएगा? दक्षिण अभियान। और दक्षिण अभियान के क्रम में मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया गया था, और वह कोहिनूर हीरा उन्होंने किसको दे दिया? अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया भेंट स्वरूप। ठीक है ना? अगर आपसे पूछे कि मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किसने प्रदान किया था? प्रताप रुद्रदेव ने। याद हो जाएगा ना? अच्छा ये बताइए कि मलिक काफूर को जो कोहिनूर हीरा प्रदान किया गया वो किस अभियान के अंतर्गत? दक्षिणी अभियान के अंतर्गत। बताएंगे आप लोग कि दक्षिणी अभियान कब हुआ था? 1307 से 1312 ईस्वी के बीच में हुआ था। बात समझ में आ गया ना? चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न समझ में आया कि नहीं पहले ये बताइए। और एक बात जाते जाते और जानकारी ले लीजिए, कोहिनूर हीरा जो होता है ना, उसमें कोहिनूर का अर्थ होता है
आभा, क्या होता है? आभा या रोशनी का पर्वत। क्या होता है? आभा या रोशनी का पर्वत। याद रखिएगा कि कोहिनूर का अर्थ क्या होता है? आभा या रोशनी का पर्वत। कोहिनूर का अर्थ क्या होता है? आभा या रोशनी का पर्वत होता है। इसके बाद जो है आपको कोहिनूर हीरा जो मतलब मिला था वो आज से लगभग 5000 वर्ष पहले मिला था। कब मिला था? आज से लगभग 5000 वर्ष पहले मिला था। कोहिनूर हीरा आज से लगभग 5000 वर्ष पहले मिला था। और कोहिनूर का अर्थ क्या होता है? आभा होता है या रोशनी का पर्वत होता है। क्या होता है? आभा या रोशनी का पर्वत होता है। रोशनी का पर्वत होता है। बात समझ में आया कि नहीं? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। किसने कहा था कि मैं ऐसे आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए मैं ऐसे आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हितकर हो। देखिए हितकर का मतलब क्या होता है? किसी को फायदा पहुंचाने वाला, है ना, जो किसी के हित में हो, जो किसी को लाभ देने वाला हो। तो वही कहता है कि मैं ऐसा आदेश देता हूं जो किसी के आदेश में हो, सॉरी किसी के हित में हो। ठीक है ना, मैं ऐसा आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हितकर हो। उसने कहा कि मैं ऐसा आदेश देता हूं जो राज्य के लिए क्या हो? हितकर हो, यानी कि बेनिफिट देने वाला हो। तो मैं यह नहीं जानता, मैं देखिए और कुछ भी कहा है। वो क्या कहा है कि मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाजत है कि नहीं है, है ना। शरीयत का मतलब क्या होता है बताइए? हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। शरीयत में इसकी इजाजत हो या नहीं हो। शरीयत का अर्थ होता है इस्लाम धर्म का कानून, यानी कि इस्लाम धर्म के लिए जो तौर तरीके बनाए गए हैं उसको शरीयत कहा जाता है। ठीक है ना। तो देखिए प्रश्न क्या है, जरा प्रश्न को एक बार पुनः समझिए आप लोग। प्रश्न है कि किसने कहा था कि मैं आदेश देता हूं, मैं आदेश देता हूं जो राज्य के लिए क्या हो? हितकर हो। ये कहा कि मैं आदेश देता हूं, मैं ऐसे आदेश देता हूं, मैं ऐसे आदेश देता हूं जो राज्य के लिए क्या हो? हितकर हो। मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाजत है कि नहीं है। बताइए तो क्या कहा था? मैं ऐसा आदेश देता हूँ जिसमें जो राज्य के लिए हितकर हो, जो राज्य के लिए हितकर हो। मैं यह नहीं जानता कि यह शरीयत में इजाजत है कि नहीं। तो इसको याद रखना पड़ेगा। 2-3 बात समझ में आ रहा है? ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। नहीं याद रखेंगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है ना। मैं यह आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए हितकर है। मैं नहीं जानता कि शरीयत में इजाजत है कि नहीं है। तो यह किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। अलाउद्दीन खिलजी क्या कहा कि मैं ऐसा आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए हितकर में हो। मुझे नहीं पता यह शरीयत में इजाजत है कि नहीं, है ना। मैं नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाजत है या नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो इसको याद रखना पड़ेगा। जिस वर्ड पर हम हाईलाइट करते हैं उस पर विशेष फोकस कीजिए। वह आदेश देता है और वह ऐसा देता है जो हितकर हो, और वह शरीयत में इसकी इजाजत है कि नहीं है उसका कोई पता आता नहीं है उसके पास। बस वह ऐसा ही नियम कानून बनाता है, वह ऐसा आदेश देता है कि राज्य के लिए हितकर हो, किसी दूसरे के लिए बेनिफिट देने वाला हो, है कि नहीं, किसी को लॉस पहुंचाने वाला नहीं हो। उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि वह शरीयत में इसकी इजाजत है या नहीं है। ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। बात समझ रहे हैं ना। अब देखिए हम लोग इसको कैसे याद रखेंगे। अब जैसे नमाज अदा करने के लिए आप लोग कहाँ जाते हैं? मस्जिद में। जब मस्जिद में जाएंगे तो हम लोग अल्लाह को पुकारेंगे। तो अल्लाह को पुकारेंगे तो अल्लाह से हो जाएगा आपको अलाउद्दीन खिलजी। और अल्लाह को पुकारेंगे, मान के चलिए आपको अभी जब बता रहे थे कि हमको थार गाड़ी के लिए हम गॉड से प्रार्थना करेंगे कि मुझे थार गाड़ी हो जाए, है ना, मैं मुकेश अंबानी के जैसे धनी वनी हो जाऊँ। बात समझ में आ रहा है? तो आप यदि मुकेश अंबानी बनना चाहते हैं या धीरू भाई अंबानी बनना चाहते हैं या थार गाड़ी लेना चाहते हैं या जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, आप तो भगवान से आदेश कर दिए, लेकिन आप ये चीज नहीं जाने कि यह हमारे शरीयत में इजाजत है या नहीं है। कहने का मतलब आप ये नहीं सोचिए कि आपके लिए वो हितकर है या हानिकारक है, लेकिन आप क्या कर दिए? अल्लाह से आदेश कर दिए। अल्लाह से आदेश कर दिए। आपको ये नहीं पता है कि हमारे शरीयत में इसका, है ना, विरोधी है या फिर विरोधी नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो एक बात बताइए, हम लोग भगवान से जब प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करते वक्त हम लोग जो जी में आए हम लोग प्रार्थना कर बैठते हैं।
हम लोग ये भी प्रार्थना कर बैठते हैं कि फलाना आदमी मर जाए, फलाना आदमी का बेटा मर जाए, फलाना आदमी की बेटी मर जाए, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि यह शरीयत के विरुद्ध है या शरीयत में जायज है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? शरीयत में जायज है या नाजायज है? कहने का मतलब यह है कि उन्होंने वो बस इतना बात को याद रखिएगा कि जब आप नमाज अदा करने के लिए जाते हैं या कोई भी व्यक्ति कोई मंदिर जाता है, वहां पर मनोकामना कोई भी ऐसा कामना होता है मन में, वो कामना तो कर देता है, उसका भैंस मर जाए, उसका बैल मर जाए, उसका ये हो जाए, उसका ये हो जाए, लेकिन वो कभी सोचता है कि ये शरीयत में जायज है या नाजायज है? नहीं सोचता है। तो हम लोग जायज और नाजायज नहीं देखते हुए आदेश कहाँ पर कर देते हैं? गॉड के पास, अल्लाह के पास। कहाँ पर? अल्लाह के पास। तो अल्लाह से याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी, अल्लाह से याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर, अच्छा सॉरी यहाँ पर थे हम लोग, तो मैं आदेश देता हूँ, मैं आदेश देता हूँ, मैं ऐसे आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए क्या हो? हितकर हो, हितकर हो। साथ में एक और बात कहा कि मैं ये नहीं जानता कि यह शरीयत में इजाजत है या नहीं है। तो ऐसा किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी यानी ने कहा कि था। जब आप गॉड के पास, अल्लाह के पास जाते हैं तो शरीयत का ध्यान नहीं रखते हैं, आप शरीयत की इजाजत और नहीं इजाजत का ध्यान नहीं रखते हैं, आप यह भी नहीं सोचते हैं कि यह जो हम कामना कर रहे हैं यह हमारे लिए हितकर है या दूसरे के लिए हितकर है या नहीं है, कुछ नहीं सोचते हैं, आप सब कुछ बोल देते हैं। किसके पास? अल्लाह के पास। तो इसलिए अल्लाह से याद रखेगा अलाउद्दीन खिलजी है। उसमें 2-3 बात हम जो बोले हैं उसमें से 2-3 को बात आ ही चुका है। जैसे आप शरीयत का कुछ नहीं ध्यान रखते हैं, इसके बाद आप अपने हित का कोई भी ध्यान नहीं रखते हैं। जब अपने हित का ध्यान नहीं रखते हैं, अपने शरीयत का ध्यान नहीं रखते हैं, तो कहाँ पर कुछ भी बोल बैठते हैं? अल्लाह के पास। लेकिन क्या आप मेरे पास कुछ भी बोल बैठिएगा? नहीं सर। क्या आपके पास वो कुछ भी, कोई दूसरा व्यक्ति आपके पास कुछ भी आकर के बोल बैठेगा? नहीं बैठेगा। लेकिन हम लोग बोल सकते हैं कहाँ पर? वही हम ऐसा बात वहीं पर बोल सकते हैं जो शरीयत में इजाजत भी हो, इजाजत न भी हो, है कि नहीं, और वो लोगों का हितकर भी हो या लोगों का हितकर नहीं भी हो। ये बात हम कहाँ पर बोल सकते हैं? कामना कहाँ पर कर सकते हैं? अल्लाह के पास। तो अल्लाह से याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। तो बताइए आपका जो प्रश्न था कि मैं ऐसे आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए क्या हो? हितकर हो। मैं ये नहीं जानता यह शरीयत में इजाजत है या नहीं है। बात समझ में आई? किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। अलाउद्दीन खिलजी ने। अगर आपसे पूछे कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कैसी हुई, तो बताया कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 2 कारणों से हुई है। एक तो उसको खुजली की बीमारी हो गई थी, है कि नहीं, और बिल्कुल चर्म रोग हो गया था, और दूसरा में उसको जो है सो मलिक काफूर जो था वो धीमा जहर दे दिया था उसको। धीमा जहर का मतलब होता है ऐसा जहर जिसका प्रभाव धीरे धीरे पड़ता है। बात समझ में आ रहा है ना? याद रखिएगा ना। चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी से ही संबंधित है। आइए अब हम आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पहले कुछ बात बता दें। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताने से पहले हम आपको एक बात बता दें। दिल्ली सल्तनत में पहला वंश जो था वो कौन सा था? गुलाम वंश। और दूसरा वंश कौन सा था? खिलजी वंश। खिलजी से आपको यहाँ पर बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी का मतलब हुआ कि यह किस वंश का शासक थे? खिलजी वंश का। तो याद रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी जो थे वह दिल्ली सल्तनत के दूसरे वंश का शासक था। दिल्ली सल्तनत के दूसरे वंश का शासक था। और अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम जो था वो अली गुरशाप था। क्या था? अली गुरशाप। अली गुरशाप। और अलाउद्दीन खिलजी का यदि कोई शासन काल पूछ दे तो क्या बताइएगा? 1296 से लेकर के 1396 तक। तो याद रखिएगा ये जो आप बता रहे हैं वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का था 1290 से लेकर के 1296 ईस्वी तक। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की यदि हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन काल रहा है 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक। कब से कब तक रहा है? 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक। 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक किसका शासन काल रहा है? अलाउद्दीन खिलजी का। और अलाउद्दीन खिलजी जो है वो दिल्ली सल्तनत के किस वंश के शासक थे? दूसरे वंश के शासक थे। दिल्ली सल्तनत के दूसरे वंश के शासक, जो कि दूसरे वंश का नाम क्या था? खिलजी वंश। पहले वंश का नाम क्या था? गुलाम वंश। चलिए तो अब है अलाउद्दीन खिलजी का जो ये नाम था, मूल नाम था, वो क्या था? अली गुरशाप। चलिए अब है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान
किस महान के समान? सिकंदर महान के समान। सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग कर दिया। विश्व विजय की योजना को क्या कर दिया? ये त्याग कर दिया। सैक्रिफाइस कर दिया, है कि नहीं? त्याग को अंग्रेजी में हम लोग सैक्रिफाइस कहते हैं। तो कहता है कि विश्व विजय की योजना को ये क्या कर दिया? सैक्रिफाइस कर दिया। देखिए सिकंदर महान जो थे ना, वो आज तक किसी युद्ध को हारे ही नहीं थे। वो सब युद्ध को जीते थे, इसलिए इनके नाम के पीछे लगा हुआ है सिकंदर महान। क्या लगा हुआ है? सिकंदर महान लगा है। तो एक बात बताइए, जब वो किसी युद्ध को नहीं हारे, इसका मतलब है कि वो पूरे विश्व में विजय हो गए। बात को जरा समझिएगा। एक भी युद्ध को यदि सिकंदर महान नहीं हारे तो इसका मतलब है कि पूरे विश्व में विजय हो गया। और पूरे विश्व में विजय हो गया, इसलिए याद रखिएगा विश्व विजय की योजना। विश्व विजय की योजना यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के जैसे, यहाँ पे लिखा ना सिकंदर महान के समान, तो याद रखिएगा सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग कर दिया। बताइए किस योजना को त्याग किया है? विश्व विजय योजना। विश्व विजय की योजना को त्याग कर दिया, है ना? कौन त्याग कर दिया है? तो अलाउद्दीन खिलजी। कौन त्याग कर दिया है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर, मतलब कौन इसको कहा? तो उसके सिकंदर महान के जैसे, जैसे सिकंदर महान विश्व विजय की योजना को त्याग कर दिया। सिकंदर महान किस योजना को त्याग कर दिया? विश्व विजय योजना को। विश्व विजय योजना को त्याग कर दिया। ठीक उसी तरह से अलाउद्दीन खिलजी भी विश्व विजयी योजना को क्या कर दिया? त्याग कर दिया। विश्व विजयी योजना को क्या कर दिया? त्याग कर दिया। तो किसके कहने पर? तो इसका आंसर जो है अलाउल मुल्क। क्या नाम है? अलाउल मुल्क। अब देखिए अलाउद्दीन और अलाउल दोनों मैच करता है कि नहीं करता? Yes, दोनों मिलता है ना? Yes, तो देखिए दोनों मिलता है, इसका मतलब जब दोनों व्यक्ति का नाम समान है, हो सकता है दोनों व्यक्ति का विचार भी एक जैसा होगा, हो सकता है दोनों का सोच भी एक जैसा होगा। तो जब दोनों का सोच एक जैसा होगा तो उनका बात मान लिया। किनका बात मान लिया? अलाउल मुल्क का। किसका बात मान लिया? अलाउल मुल्क का। किसका बात मान लिया? अलाउल मुल्क का। अलाउल मुल्क का बात मान लिया और बात मान करके विश्व विजय योजना को यह सैक्रिफाइस कर दिया, यानी कि विश्व विजय योजना को यह त्याग कर दिया। किसके जैसे? सिकंदर महान के जैसे। जैसे देखा कि सिकंदर महान विश्व विजय योजना को त्याग कर दिया, ठीक उसी तरह से अलाउद्दीन खिलजी भी कहा कि हम सिकंदर महान से कुछ कम नहीं है, हम भी विश्व विजय योजना को त्याग कर देंगे। और उन्होंने जो है अलाउल मुल्क के कहने पर विश्व विजय योजना का त्याग कर दिया। कौन कर दिया त्याग? अलाउद्दीन खिलजी। किसके कहने पर? अलाउल मुल्क के कहने पर। कैसे याद रखिएगा? अलाउद्दीन खिलजी और अलाउल मुल्क दोनों मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी और अलाउल मुल्क दोनों मिलता है, जिसके कारण से समझिए कि दोनों का विचार एक जैसा था, दोनों व्यक्ति का नाम जब एक जैसा था तो दोनों का सोच एक जैसा था। जब सोच था उसका बात मान लिया, कहा कि ठीक है तुम सिकंदर महान के जैसे तुम भी त्याग कर दो। क्या चीज का त्याग कर दो? विश्व विजय योजना का। विश्व विजय की योजना को त्याग कर दो। विश्व विजय की योजना को क्या कर दो? त्याग कर दो। और सिकंदर महान के जैसे तुम भी बन जाओ। बिल्कुल विश्व विजय की योजना को त्याग करवा दिया सिकंदर महान के जैसे। बात समझ में आ रहा है ना? जी सर। तो अलाउद्दीन खिलजी किसके कहने पर विश्व विजय की योजना को त्याग कर दिया? और किसके जैसे? सिकंदर महान के जैसे। इसका मतलब है सिकंदर महान भी विश्व विजय की योजना को त्याग कर दिए थे। याद रखिएगा। और यदि आपसे पूछे कि सिकंदर महान की जो मृत्यु हुई है वो कहाँ हुई है, तो इसका आंसर क्या दीजिएगा आप लोग फटाफट से बताइए। के बारे में हम आपको बताते जा रहे थे कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई है, आप लोग नहीं बता पाए। सिकंदर की मृत्यु आपको बेबीलोन में हुई। कहाँ पर हुई है? बेबीलोन में हुई है। अब यहाँ पर एक प्रश्न और बन सकता है कि बेबीलोन किस देश में है, तो याद रखिएगा बेबीलोन जो है वह आपको इराक में है। कहाँ पर है? बेबीलोन इराक में है। बेबीलोन कहाँ पर है? इराक में। अगर इराक इसका आंसर नहीं हो तो इसका आंसर मेसोपोटामिया भी रह सकता है। याद रखिएगा, क्योंकि मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम जो इराक हो गया है, अर्थात इराक का प्राचीन नाम मेसोपोटामिया है। बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो याद रखिएगा सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई है? बेबीलोन में। तो
आपको जो है बेबीलोन में हुई है, इसका अधिकतर आंसर ये देखने को मिलेगा। और बेबीलोन कहाँ है, किस देश में है, तो इराक में है। और इराक का प्राचीन नाम क्या है, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया है। बात समझ रहे हैं ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। किसने 4 अध्यादेश, बोलिएगा किसने 4 अध्यादेश यानी कि 4 ऑर्डिनेंस, बोलिएगा 4 ऑर्डिनेंस जब्ती बहुत ही अच्छा ये लाइन है, जरा देखिएगा। जब्ती और गुप्तचर प्रणाली का गठन, बोलिएगा जब्ती और गुप्तचर प्रणाली का गठन। दिल्ली में मद्य निषेध, बोलिएगा दिल्ली में मद्य निषेध। अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किए, मतलब 4 गो अध्यादेश जारी किया। वो जारी क्या किया, तो सबसे पहले जब्ती प्रणाली अपनाई, है कि नहीं, और गुप्तचर प्रणाली का गठन किया। तो 2 काम हो गया। पहला क्या हुआ, जब्ती प्रणाली अपनाई, है ना, और गुप्तचर प्रणाली का गठन किया। गुप्तचर प्रणाली का मतलब क्या होता है जानते हैं कि नहीं, ये बता दें, बताइए। गुप्तचर प्रणाली का मतलब जैसे कि माने चलिए पहले राजा के दरबार में गुप्तचर विभाग होता था, है ना। दूसरे क्षेत्र का लोग अपने देश के, अपने राज्य के बारे में क्या सोच रहा है या अपने राज्य पर कब आक्रमण करना चाह रहा है, इन सारी बातों को गुप्त रूप से जानकारी लेने वाला जो विभाग था उसको ही गुप्तचर विभाग कहा गया। तो पहला जो अध्यादेश था वो जब्ती था। दूसरा अध्यादेश क्या था, गुप्तचर प्रणाली का गठन, गुप्तचर प्रणाली का गठन। तीसरा है दिल्ली में मद्य निषेध। तीसरा क्या है, दिल्ली में मद्य निषेध। दिल्ली में मद्य निषेध। मद्य निषेध का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को, मद्य निषेध का मतलब होता है आपको शराब पीने की मनाही। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में आपको मद्य निषेध विभाग होता है, जो कि आपको दारू शराब पकड़ने से संबंधित जो पुलिस रहता है वो अपनी कार्रवाई करता है। बात समझ में आ रहा है। तो एक जो था आपको आदेश, पहला था जब्ती और दूसरा जो था गुप्तचर का गठन, और तीसरा है मद्य निषेध, दिल्ली में मद्य निषेध, और चौथा जो है अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी, यानी कि अमीर लोग जो है एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे, इस पर वह पाबंदी लगा दी। पाबंदी का मतलब क्या होता है, रोक लगाना। पाबंदी मतलब रोक लगाना। इस तरह के ये 4 उद्देश्य जारी किए थे। कौन किए थे, तो अलाउद्दीन खलजी ने किए थे। कौन किए थे, अलाउद्दीन खलजी ने ये 4 अध्यादेश जारी किया था। याद रखिएगा, अध्यादेश को अंग्रेजी में हम लोग ऑर्डिनेंस कहते हैं। तो याद रखिएगा 4 ऑर्डिनेंस कहे या 4 अध्यादेश किसने जारी किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और अध्यादेश में 4 अध्यादेश में क्या क्या था, तो सबसे पहला था जब्ती, दूसरा था आपको गुप्तचर विभाग का गठन, तीसरा था दिल्ली में मद्य निषेध, और चौथा जो था अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंद, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी। ये 4 अध्यादेश को हम लोग को याद रखना है। बात समझ में आ रहा है। 4 को अध्यादेश जो है वो कौन कौन सा अध्यादेश है, पहला है आपको पहला है जब्ती, दूसरा है गुप्तचर विभाग का गठन, तीसरा है दिल्ली में मद्य निषेध, और चौथा जो है अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी। अब देखिए, अब यहाँ पर आप लोग को याद कैसे रखना है सो बताते हैं। सबसे पहले हम लोग देखिए जब्त है। जब्त करने का मतलब क्या होता है, सीज करना। जब्त करने का मतलब क्या होता है, सीज करना। जैसे कि हम आपको बताते हैं, रास्ते पर आप जा रहे होते हैं और यदि आपके पास बाइक से जा रहे होते हैं, लाइसेंस नहीं हो, या आप गाड़ी में दारू रख के जा रहे हो, शराब रख के जा रहे हो, तो आपके सामान को क्या कर लेता है, जब्त किया जाता है, मतलब सीज कर लेता है। तो सीज कर लेता है तो कहने का मतलब, आप ये घटना अधिकतर देखने को मिलता होगा आपको कि दारू से भरी हुई गाड़ी जा रही थी और उसको जो है किसी थाना पर जब्त कर लिया। कैसे, क्योंकि इसकी जानकारी गुप्त रूप से पुलिस को दे दी जाती है और इसके कारण से जो है वह गाड़ी जब्त कर लिया जाता है। बात समझ में आया। तो देखिए, एक है जब्ती, और जब्ती के बाद जो है आपको, जिसको कुर्सी जब्ती कहते हैं ना, कुर्की जब्ती, कुर्सी नहीं होता है वो, कुर्की जब्ती होता है। बात समझ में आ रहा है। तो ये जो है जब्ती मतलब समझ गए ना, जब्त मतलब वही हुआ हथियाना। जब्त का मतलब, ये जो जब्त है इसका मतलब क्या होता है, हथियाना है, उस पर अपना अधिकार डालना या उसको सीज करना। ठीक है। और दूसरा, आप सोच लीजिए कि जब आप बाइक से या कोई दारू से भरी हुई गाड़ी कहीं रास्ते से गुजर रही थी और यदि पुलिस उसको सीज कर ले, यानी कि जब्त कर ले, तो इसका कारण क्या हो सकता है, इसका कारण यही हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसा गुप्त आदमी जो है पुलिस को रिपोर्ट दे देता है कि इस गाड़ी में क्या जा रहा है, दारू जा रहा है। इसलिए याद रखिएगा, पहले जब्ती याद हो जाएगा, है ना। और जब आप इतना ही सोचेगा कि जब्त कैसे हो जाएगा, तो कोई ना कोई गुप्त आदमी बोल दिया होगा, इसलिए गुप्तचर विभाग
का गठन। पहला काम किया जब्ती का, दूसरा काम किया गुप्त विवाह का गठन किया, और तीसरा जो काम किया दिल्ली में मद्य निषेध, दिल्ली में मद्य निषेध, और चौथा जो काम किया अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी, है ना। तो ये दोनों तो आपको याद हो गया। अब हम आपको बताएंगे इस दोनों के बारे में, ठीक है। आइए अब जो आपका अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय, है ना, क्या है, एक नया मंत्रालय, और मंत्रालय का जो नाम है वो आप देख लीजिए, इसका नाम है दीवान ए रियासत। तो पहले हम लोग इसको याद करेंगे, मंत्रालय का क्या नाम है, दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत नाम है, क्या नाम है, दीवान ए रियासत। और यदि आपसे पूछ दे कि दीवान ए रियासत क्या है, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे कि यह एक मंत्रालय का नाम है। किसका नाम है, मंत्रालय का नाम है। मंत्रालय का मतलब क्या होता है, मंत्रालय मतलब मंत्री का आलय, जहां पर सभी मंत्री आकर के बैठते हैं और किसी बात पर विचार विमर्श करते हैं, किसी मुद्दा पर चर्चा करते हैं, तो उसको ही हम लोग मंत्रालय कहते हैं। मंत्रालय मतलब मंत्री, जहां पर बहुत स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री, है ना, मुख्यमंत्री, तो इस तरह से जितने भी मंत्री हैं वो आकर के एक जगह बैठ करके मीटिंग जो जिस जगह पे करते हैं उसी को क्या कहते हैं, मंत्रालय। बात समझ में आ गया। तो अगर आपसे पूछे कि दीवान ए रियासत क्या है, तो क्या बोलिएगा कि यह एक मंत्रालय का नाम है। किसका नाम है, मंत्रालय का नाम यह एक मंत्रालय का नाम है। और ये जो दीवान ए रियासत मंत्रालय था, यह आपको, इसको हम लोग वाणिज्य मंत्रालय भी कह सकते हैं। कौन मंत्रालय कह सकते हैं, वाणिज्य मंत्रालय। याद रखिएगा, दीवान ए रियासत को हिंदी में हम लोग वाणिज्य मंत्रालय भी कह सकते हैं। दीवान ए रियासत को हिंदी में क्या कहेंगे, वाणिज्य मंत्रालय। वाणिज्य मंत्रालय, ठीक है। और इसके बाद जो है, किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना किया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो अलाउद्दीन खिलजी होगा। देखिए प्रश्न यहां पर यह है कि दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना किसने किया, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया है, ठीक है। दीवान ए रियासत की स्थापना किसने किया है, अलाउद्दीन खिलजी। बिल्कुल, बोलते रहेगा तो ही याद होगा। दीवान ए रियासत की स्थापना किसने किया है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने किया है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ दे कि दीवान ए रियासत को हिंदी में क्या कहते हैं, वाणिज्य मंत्रालय, क्या कहते हैं, वाणिज्य मंत्रालय कहते हैं। दीवान ए रियासत को हिंदी में क्या कहते हैं, वाणिज्य मंत्रालय कहते हैं। और इस वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना किसने किया है, अलाउद्दीन खिलजी ने किया है, अलाउद्दीन खिलजी ने किया है, ठीक है। देखिए इस प्रश्न में हम सबसे पहले कुछ डिटेल्स आपको बताने जा रहे हैं, इसको पहले समझिए। कहता है किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय, ठीक है, मंत्रालय का मतलब बता देते जहां पर मंत्री बैठ करके किसी तरह के वाद विवाद करते हैं, या मंत्रालय का मतलब समझ नहीं आए तो बस इतना समझिए, मंत्रालय का मतलब मंत्री का कार्यालय, मंत्री का ऑफिस। मंत्रालय का मतलब बताइएगा, मंत्री का ऑफिस। मंत्रालय का मतलब मंत्री का ऑफिस या मंत्री का कार्यालय। बात समझ गए। दूसरा है, तो ये मंत्रालय समझ में आ गया। मंत्रालय को अंग्रेजी में हम लोग मिनिस्ट्री कहते हैं, क्या कहते हैं, मिनिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। दीवान ए रियासत, अब समझिए सबसे पहले दीवान क्या होता है और रियासत क्या होता है। दीवान का मतलब होता है न्यायालय, दीवान का मतलब क्या होता है, न्यायालय, या आप राज्यसभा भी कह सकते हैं, कचहरी कोर्ट जिसको कहते हैं उसे भी हम लोग कह सकते हैं। तो दीवान का मतलब सिंपल अर्थ में समझिए कचहरी, न्यायालय, कोर्ट जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं। दीवान का मतलब कचहरी कोर्ट, बिल्कुल। तो दीवान ए रियासत, रियासत का मतलब होता है, देखिए रियासत जो है वह आपको रईसों से मिलकर बना है। रईस तो समझते होंगे ना, हम लोग बोलते हैं ना कि वो बड़ा ही रईस आदमी है। रईस का मतलब क्या होता है, अमीर। रियासत का मतलब दो अर्थ है, रईस होने का भाव, और दूसरा रईस जो होता है वो रईस को ही हम लोग क्या कहते हैं, अमीर कहते हैं। इसलिए याद रखिएगा, रियासत का मतलब अमीरी भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, रियासत को रईस से याद रख सकते हैं, और रईस का मतलब अमीर होता है, इसलिए रियासत का मतलब समझ लीजिएगा अमीरी या रईस होने का भाव। रियासत का मतलब अमीरी या रईस होने का भाव, और रियासत का मतलब राज्य भी आप समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं, बताइए। रियासत का मतलब क्या होता है, राज्य बता है, और क्या होता है, रईस होने का भाव या अमीरी।
समझ में आ गया। दीवान का मतलब क्या होता है? दीवान का मतलब कोर्ट या कचहरी या न्यायालय। दीवान का मतलब क्या होता है? कोर्ट कचहरी या न्यायालय। दीवान का मतलब क्या होता है? कोर्ट कचहरी या न्यायालय। ठीक है। और मंत्रालय का मतलब क्या होता है? मंत्री का कार्यालय। मंत्री का कार्यालय या मंत्री का ऑफिस। बात समझ में यहाँ तक आ गया। मंत्रालय का मतलब मंत्री का कार्यालय या मंत्री का ऑफिस। दीवान का मतलब क्या होता है? कोर्ट कचहरी या न्यायालय। और रियासत का मतलब क्या होता है? रियासत का मतलब रईस होने का भाव या अमीरी या राज होता है। बात समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखिए, अब एक बात बताते हैं आपको हम। दीवान से याद रख लीजिए दीवाना। दीवान से क्या याद रखिएगा? दीवाना। अच्छा एक बात बताइए, किसका धिया पुता दीवाना बन जाता है? रईस आदमी का ना। अरे जो रईसी करता है, जो रईस आदमी का बेटा होता है, वही ना दीवाना बनता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गांव घर में बोलचाल के भाषा में लोग बोलता है, पढ़ाई तो रईस बाप का बेटा है तो दीवाना बन गया, तो क्या हो गया? दीवाना बनने दो उसको, तुम पढ़ो लिखो अच्छा काम करो। बात समझ में आ रहा है? तो दीवाना किसका बेटा बन जाएगा? रईस का। इसलिए आपको दीवान और रियासत इस दोनों वर्ड को मिला दिए तो याद रखना बड़ी ही आसान हो जाएगा। तो बताइए तो पूरा ये विभाग का नाम क्या था? दीवान ए रियासत। क्या नाम था? दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत। दीवान का अर्थ क्या बताए? कचहरी। और रियासत का मतलब अमीरी या राज या अमीरी रईस होने का भाव। ठीक है। तो दीवान ए रियासत जो है, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं वाणिज्य मंत्रालय। क्या कहते हैं? वाणिज्य मंत्रालय। और वाणिज्य को अंग्रेजी में हम लोग कॉमर्स कहते हैं। जैसे इंटर में जो 3 विषय होता है ना, आर्ट्स साइंस और कॉमर्स, कॉमर्स को हिंदी में हम लोग कहते हैं वाणिज्य। क्या कहते हैं? वाणिज्य। बिल्कुल। तो दीवान ए रियासत को हिंदी में हम लोग वाणिज्य मंत्रालय कहते हैं। क्या कहते हैं? वाणिज्य मंत्रालय। बिल्कुल। और वाणिज्य का मतलब क्या होता है ये भी जरा समझ लीजिए। वाणिज्य का मतलब होता है व्यापार। वाणिज्य का मतलब क्या होता है? व्यापार। व्यापार होता है। ठीक है। तो ये जो दीवान ए रियासत है, इसकी स्थापना किसने किया है? तो इसकी स्थापना आपको अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। किसने किया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। बताइए दीवान ए रियासत की स्थापना किसने किया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। बिल्कुल। अब देखिए, इसको याद रखना बहुत ही आसान है, जरा समझिएगा, जरा वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। पहले विभाग का नाम बताइए क्या है? मंत्रालय का क्या नाम है? दीवान ए रियासत। तो रियासत को हम बोले, रियासत को तोड़ के बताया आपको कि रियासत का मतलब रईस होने का भाव। तो रईस होने, और रईस का बेटा सब क्या बन जाएगा? दीवाना, है ना। लेकिन एक बात बताइए, रईस मतलब अमीर होता है, और अमीर कौन बनेगा? रईस कौन बनेगा? जो अल्लाह का नाम लेगा, जो अल्लाह का नाम लेगा। तो बताइए दीवान ए रियासत, तो रियासत को याद रखिएगा रईस से, और रईस कौन बनेगा? जो अल्लाह का नाम लेगा। तो अल्लाह से याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो अब बताइए दीवान ए रियासत की स्थापना किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? पहले बताइए दीवान ए रियासत क्या था? दीवान ए रियासत एक मंत्रालय था, एक विभाग का नाम था, और उसको हिंदी में हम लोग क्या कहते थे? वाणिज्य मंत्रालय। क्या कहते थे? वाणिज्य मंत्रालय कहेंगे हम लोग। और वाणिज्य का मतलब क्या होता है? वाणिज्य का मतलब व्यापार होता है। व से वाणिज्य, देखिए व से वाणिज्य और व से व्यापार। बिल्कुल आसान है। मंत्रालय का मतलब क्या होता है? मंत्रालय का मतलब मंत्री का कार्यालय। मंत्रालय का मतलब क्या होता है? मंत्री का कार्यालय होता है। ठीक है। और दीवान का मतलब कचहरी होता है। रियासत का मतलब अमीरी या रईस होने का भाव, या रियासत का मतलब राज्य भी समझ सकते हैं। नहीं याद रहे तो ऐसे समझेगा, रौ से रियासत, रौ से राज्य। राज। बात समझ में आ रहा है? तो दीवान ए रियासत की स्थापना किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। कैसे याद रखिएगा? दीवान ए रियासत में रियासत जो लगा है, इस रियासत को याद रख लीजिएगा रईस से, है ना। और रईस कौन बनेगा? जो अमीर होगा। जो भी होगा। रईस कौन बनेगा? जो अल्लाह का नाम लेगा। तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी। बात समझ में आ रहा है? दीवान ए रियासत की स्थापना किसने किया है? अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। बात समझ में आया? चलिए, वाणिज्य का मतलब क्या होता है बताइए एक बार? वाणिज्य का व्यापार होता है। मंत्रालय का मतलब क्या होता है? मंत्री का कार्यालय। ठीक है। वाणिज्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमर्स कहते हैं। दीवान का मतलब कचहरी, है ना, या न्यायालय या कोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। और रियासत का मतलब अमीर होने का भाव या आपको राज्य भी होता है ना। ठीक है। तो बताइए कि दीवान ए रियासत क्या था? तो यह एक बोलेगा कि यह एक विभाग का नाम था। और वह कैसा विभाग था? तो वह व्यापार से संबंधित विभाग था। यानी कि आपको विभाग था, कैसा विभाग था? व्यापार से संबंधित, यानी कि वाणिज्य से संबंधित थी। किससे संबंधित था? वाणिज्य से संबंधित था। और दीवान ए रियासत की स्थापना किसने किया है? अलाउद्दीन खिलजी। कैसे याद रखिएगा?
दीवान ए रियासत में रियासत लगा है, और रियासत को तोड़ने के बाद हम आपको बताए थे रईस होने का जो भाव होता है उसको हम लोग कहते हैं रियासत। तो रईस कौन बनेगा? जो अल्लाह का नाम लेगा, इसलिए अल्लाह से याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी या खलजी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बता दीजिएगा फटाफट से कि किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत अर्थात वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। बात समझ में आया यहाँ तक? आपका अगला प्रश्न है किसने सैन्य शासन का मतलब समझते हैं ना? सैन्य मतलब सेना होता है। क्या होता है? सेना, आर्मी जिसको कह सकते हैं। किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग, क्या है? दाग, घोड़ों पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना। देखिए घोड़ों पर, जैसे कि पशु सब जो होते हैं, जैसे बैल या कोई भी पशु आप ले लीजिए, घोड़ा, गधा, तो उस पर जो है कितने जगह देखिएगा उसके बॉडी पर नंबर लिखा हुआ रहता है, 1 2 3 4 रंग से लिख देता है नंबर। ऐसा देखेंगे नहीं? देख लें आप, देखें आप लोग, देखें बिल्कुल। तो देखिए, तो दागने का मतलब होता है, जैसे सांढा सबको भी देखिएगा आप, त्रिशूल दाग देता है। तो दागने का मतलब क्या हुआ? दाग एक तरह से चिन्ह होता है। क्या होता है? चिन्ह होता है। तो वही बात है कि यह सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग या घोड़ों पर दाग या चिन्ह लगाना, घोड़ों पर दाग या चिन्ह लगाना, बिल्कुल। अगर आपसे कहे कि दाग या हुलिया प्रथा, तो याद रखिएगा दाग का मतलब क्या होता है? घोड़ों पर दाग या चिन्ह लगाना। दाग का मतलब क्या होता है? घोड़ों पर दाग या चिन्ह लगाना। एवं हुलिया का मतलब वैसे होता है चेहरा होता है। हुलिया का मतलब क्या होता है? चेहरा या रूप कह सकते हैं, या स्वरूप भी कह सकते हैं। हुलिया का मतलब क्या होता है? चेहरा या रूप या स्वरूप भी हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ जो आपको बता रहा है, हुलिया सैनिकों के पहचान चिन्ह थे। हुलिया जो था वह क्या था? तो सैनिकों का पहचान चिन्ह था। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जो याद रखने की बात है, यहाँ 2 बातें को याद रखना बहुत ही आवश्यक है। एक है दाग और दूसरा है हुलिया। क्या याद रखिएगा? एक है दाग और दूसरा क्या है? फिर से बोलिएगा जरा। एक है दाग, दूसरा है हुलिया। एक है दाग और दूसरा क्या है? हुलिया। बात समझ में आ रहा है? अगर मान के चलिए हम आपको हम बता दिए दाग का मतलब क्या होता है, एक तरह से एक तरह देखिए, दाग का सिंपल अर्थ समझिए। दाग का मतलब होता है आपको चिन्ह लगना। दाग का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग कॉपी पर कहीं लिख देते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि हम उसको दाग दिए। दागने का मतलब होता है चिन्ह लगा देना। बात समझ में आ रहा है? तो वही बात है, दाग का मतलब यहाँ पर जो याद रखिएगा कि घोड़ों पर दागना या चिन्ह लगाना होता है। घोड़ा, हॉर्स, घोड़ा पर जो हम लोग दाग देंगे या चिन्ह लगा देंगे उसको हम लोग कहेंगे कौन प्रथा? उसे हम लोग कौन प्रथा कहेंगे? दाग प्रथा कहेंगे। और दाग प्रथा का मतलब बता दिए, घोड़ों पर दाग लगाना या चिन्ह लगाना। घोड़ों पर दाग लगाना या चिन्ह लगाना। तो घोड़ों पर दाग लगाना या चिन्ह लगाना, उसी को हम लोग कहते हैं दाग प्रथा, या आपको उसको हम लोग कहते हैं घोड़ों पर दाग प्रथा या घोड़ों पर चिन्ह लगाना। दूसरा जो है एक और प्रथा है, जिस प्रथा का नाम है हुलिया। क्या नाम है? हुलिया। क्या नाम है? हुलिया है। और वो जो हुलिया था यह सैनिकों का एक पहचान चिन्ह था। याद रखिएगा, हुलिया किसका पहचान चिन्ह था? सैनिकों का पहचान। और दाग किसका चिन्ह था? घोड़ा का। दाग किसका चिन्ह था? क्योंकि हम लोग किसको दाग देंगे? अभी किसको दागे हुए देखते हैं त्रिशूल से? सांड को। तो सांड एक जानवर है, इसलिए याद रखिएगा उसी को लोग आम भाषा में लोग गाँव घर में बोल देता है सरदग्गी। क्या बोलता है? सरदग्गी बोलता है। क्या बोलता है? और देखिए ये सरदग्गी का उद्देश्य जो होता है, तो गांव घर में उसको सरदग्गी बोलता है। ठीक है, सरदग्गी का मतलब हम आपको बता रहे थे। इसका उद्देश्य क्या होता है कि जैसे कि श्राद्ध जो होता है ना, हिंदू धर्म में व्यक्तियों की मृत्यु के बाद जो 10 दिन पर उसका कर्म होता है, क्रियाकर्म जो होता है, उसमें आपको श्राद्ध के क्रम में यह प्रक्रिया अपनाया था। अब ये प्रक्रिया बहुत लोगों को पता नहीं होता है। इसका कारण ये है कि श्राद्ध का भी आपको बहुत सारा स्टेप होता है। श्राद्ध भी बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसमें जो ये श्राद्ध होता है ये उत्तम कोटि का श्राद्ध होता है, जिसमें सरदगी जो किया जाता है, सांड को जो दागा जाता है वह उत्तम कोटि का होता है, मतलब सबसे उच्च कोटि का होता है। बात समझ में आ रहा है? तो उस सरदगी में आपको सांडा को दागा जाता है, तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि सांड को दागा जाता है इसलिए सरदगी, तो इसलिए सांड को याद रख लीजिएगा, मन में सोच लीजिएगा घोड़ा। घोड़ा को जो दागा जाएगा
अलाउद्दीन खिलजी के समय में, उसी को कहा जाएगा आपको दाग प्रथा। क्या कहा जाएगा? दाग प्रथा। कौन प्रथा? दाग प्रथा। दाग। और हुलिया अगर कहेगा हुलिया, तो हुलिया को याद रखिएगा कि यह सैनिकों की पहचान चिन्ह थी। सैनिकों के लिए एक पहचान चिन्ह था हुलिया। हुलिया का मतलब बताए थे अभी आपको, फेस या चेहरा या रूप, ठीक है। तो हुलिया याद रखिएगा कि हुलिया जो है वो सैनिकों का पहचान चिन्ह था। हुलिया किसका पहचान चिन्ह था? सैनिकों का। सैनिकों का। सैनिक मतलब आर्मी, फौज जिसको कह सकते हैं। हुलिया, हुलिया जो है वो किसका पहचान चिन्ह था? सैनिकों का। सैनिकों का था। बात समझ में आ रहा है? अगर नहीं याद रहे तो इसको भी बिल्कुल आसानी से आप याद रख सकते हैं। देखिए होलिया को याद रख लीजिए होली, और गांव घर में जो होली होता है तो उसमें देखते हैं पुलिस सब आता है कि नहीं आता है? बताइए क्यों आता है? क्योंकि होली में सब दारू वगैरह पी करके लड़ाई झगड़ा नहीं हो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको आता है कौन सब? सैनिक सब आता है। क्या आता है? सैनिक। तो इसलिए याद रखिएगा होलिया से याद रखिएगा होली, और होली में कौन आता है? सैनिक आता है। सैनिक आता है लड़ाई झगड़ा को शांत करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ना। इसलिए याद रखिएगा कि होलिया जो थी वो कैसी प्रथा थी? तो सैनिकों से संबंधित प्रथा थी। यह सैनिकों का एक पहचान चिन्ह था। वहीं अगर बात करें दाग की, तो दाग क्या था? दाग प्रथा था भी। दाग प्रथा जो था वह घोड़ों को दागने की प्रथा था। क्या था? घोड़ों को दागने की प्रथा। घोड़ों को दागने की प्रथा। यह घोड़ों का एक, घोड़ों पर चिन्ह लगाने का एक तरीका था, है कि नहीं? घोड़ों पर चिन्ह लगाने का जो है सो एक तरीका था। एक तरीका था। बात समझ में आ रहा है? तो उसको ही कहा गया दाग प्रथा। और हुलिया जो हुआ, तो हुलिया से याद रखिएगा होली, और होली में जो है सुशांत करने के लिए, लड़ाई झगड़ा को कंट्रोल करने के लिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होने के लिए होली में कौन आता है गांव घर में? सैनिक आता है। सैनिक आता है। इसलिए याद रखिएगा हुलिया वो किससे संबंधित था? सैनिक से संबंधित था। यह सैनिकों का एक पहचान चिन्ह था। याद रखिएगा कि दाग क्या था? तो घोड़ों का एक पहचान चिन्ह था, और हुलिया क्या था? सैनिकों का पहचान चिन्ह था। बात समझ में आया कि नहीं? दाग घोड़ों का पहचान चिन्ह था, और होलिया जो है वो सैनिकों का पहचान चिन्ह था। ये बात समझ में आया कि नहीं? फटाफट से बता दीजिए। चलिए, तो अब यहाँ जो प्रश्न है, आपका प्रश्न है कि दाग प्रथा और हुलिया प्रथा किसने चलाया? तो याद रखिएगा कि दाग प्रथा या हुलिया प्रथा जो है सो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया। किसने चलाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया। किसने चलाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया है। बात समझ में आ रहा है ना? बात कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ दाग, अगर मान के चलिए रोटी वोटी बना रहे होते हैं आप लोग, और कहीं तावा में जो आपका हाथ दगा जाता है तो आपके मुंह से क्या निकल आता है? अल्लाह हो। कैसी हो गए? नहीं, अल्लाह का नाम लेते हैं। अल्लाह हो, दगा गए, पक गए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए दगा, जैसे दगाएगा तो अल्लाह का नाम आएगा याद। इसलिए याद रखिएगा कि दाग प्रथा का प्रचलन किसने किया है? अलाउद्दीन खिलजी। अभी ट्रिक क्या होता है? अभी रोटी वोटी पकाते रहेगा, दगा जाएगा हाथ। यस, मान के चलिए मान के चलिए कि घोड़े को जो आप दागिएगा, चाहे सांडा को दागिएगा, तो सांडा को भी तो दुख होगा, वो भी तो अल्लाह को पुकारेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और उसको छोड़िए, सांड वाला को छोड़ दीजिए, आपको जो दगा जाएगा रोटी वोटी खाना बनाते समय, तो अल्लाह का नाम आ जाएगा, मुंह पर, जुबान पर याद आ जाएगा। इसलिए याद रखिएगा कि दाग प्रथा का प्रचलन किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए, अब दूसरा जो है वो आपको हुलिया प्रथा। हुलिया प्रथा का प्रचलन जो है वो किसने किया है? तो अलाउद्दीन खिलजी। हुलिया को ऐसे याद रखिएगा, हुलिया मतलब आपको बताए थे क्या याद रखने के लिए? चेहरा। हुलिया का मतलब तो चेहरा होता है, अर्थ होता है हुलिया का अर्थ। लेकिन हुलिया को ट्रिक क्या बताए थे याद रखने के लिए? हुलिया मतलब होली। और होली जो है, होली जो हम लोग मनाते हैं, यह तो आपको अल्लाह के द्वारा ये पर्व मनाया जा रहा है ना। होली जो होता है ना, गाना सुने होंगे, आज बिरज में होली रे रसिया, मतलब ब्रिज, आज बिरज में होली रे रसिया। तो कहने का मतलब यह है कृष्ण भगवान जो है वृंदावन में, बात समझ में आ रहा है, वो होली खेलते हैं। तो ये तो भगवान से ही चलता आ रहा है, यह अल्लाह के द्वारा ही यह प्रचलन किया गया है ना होली का। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए याद रखिएगा हुलिया से याद रखिएगा होली, और होली का प्रचलन किसने किया है? अल्लाह मियाँ ने किया है। यानी कि अगर हिंदू कहे तो भगवान ने किया है, वैसे इसको याद रखने के लिए हमको अल्लाह वर्ड यूज करना पड़ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो होलिया को याद रखिएगा होली, और होली का प्रचलन किसने किया है? होली का प्रचलन क्या है? अल्लाह किया है। होली का प्रचलन किसने किया है? अल्लाह ने किया है। इसलिए होली से याद रखिएगा हुलिया, या हुलिया से याद रखिएगा होली, और हुलिया से याद हो जाएगा होली, तो याद आ जाएगा कि होली का प्रचलन किसने किया है भाई? तो अल्लाह ने किया है। इसलिए हुलिया प्रथा का प्रचलन किसने किया है? और अगर आपसे पूछ दे कि हुलिया कैसी प्रथा थी, तो वह सैनिकों से संबंधित प्रथा थी, याद रखिएगा। और यह सैनिकों का एक पहचान चिन्ह था। दाग क्या था बताइए? घोड़ों का एक पहचान चिन्ह था, या घोड़ों की दाग को हम लोग दाग कहते हैं।
और अगर आपसे अब जो प्रश्न है आपका, एक बार पुनः हम प्रश्न पर आते हैं। तो आइए प्रश्न पर। प्रश्न है, किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में, यानी कि सैनिकों के क्षेत्र में ही इस दोनों प्रथा का प्रचलन किया था? ये दाग और हुलिया प्रथा जो है वह किसके क्षेत्र में प्रयोग किया गया था? सैनिकों के लिए। किसके लिए? सैनिकों के लिए। अब देखिए, अगर आप कहेगा कि सर अब यहाँ तो घोड़ा आ गया, तो घोड़ा तो सैनिक वाला बात कैसे आएगा? तो देखिए आपको बिल्कुल, आप मूवी सब में देखते होइएगा, सैनिक सबका ना घोड़ा होता है, फौज सब घोड़ा से जाता है कि नहीं जाता है? तो इसलिए याद रखिएगा कि दाग प्रथा और हुलिया प्रथा जो था वह सैनिकों से संबंधित प्रथा था। और इस प्रथा का प्रचलन किसने करवाया है भाई? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। बात समझ में आ रहा है ना? अगर आपसे पूछे कि दाग प्रथा का प्रचलन किसने किया और हुलिया प्रथा का प्रचलन किसने किया, बात समझ में आ गया ना? चलिए, दाग का मतलब घोड़ों का पहचान चिन्ह और हुलिया का मतलब सैनिकों का पहचान चिन्ह। दाग को याद रखने के लिए क्या कैसे याद रखिएगा? दाग मतलब बताए थे, दाग से याद आ जाएगा सरदग्गी और साढ़े पर जोड़ लीजिए घोड़ा को, इसलिए दाग जैसे ही कहेगा तो याद रखिएगा घोड़ों का एक पहचान चिन्ह, और हुलिया जैसे ही कहेगा तो याद रखिएगा होली। बात समझ में आ रहा है? और होली में सैनिक सब आता है झगड़ा लड़ाई को नहीं होने के लिए, गांव घर में झगड़ा लड़ाई नहीं हो, शांति से होली बीत जाए, इसलिए सैनिक आता है। इसलिए याद रखिएगा हुलिया जो था वह सैनिकों का पहचान चिन्ह था। दूसरा बात बताए थे कि दाग, जैसे ही रोटी बनाते हैं आप लोग या कुछ सामान बनाते रहते हैं, खाना बनाते रहते हैं और हाथ दगा जाता है तो आपकी जुबान से क्या निकल आता है? अल्लाह। नहीं, तो इसलिए याद रखिएगा कि दाग प्रथा किसने चलाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। और हुलिया प्रथा किसने चलाया है? तो अलाउद्दीन खिलजी है। हुलिया को कैसे याद रखिएगा? कैसे याद रखिएगा? हुलिया मतलब होली, और होली को किसने चलाया है? अल्लाह ने चलाया है। और होली को किसने चलाया है? अल्लाह ने चलाया है। इसलिए अल्लाह से याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी। यानी कि दाग प्रथा और हुलिया प्रथा का प्रचलन किसने किया है? दाग किसका पहचान चिन्ह था? घोड़ा का पहचान था। और हुलिया पूरा सैनिकों का पहचान चिन्ह। बिल्कुल। दाग को याद रखने के लिए दाग को याद, सरदग्गी को याद, दाग से याद रहेगा दग्गी याद, यानी कि सरदग्गी, और सरदग्गी में साढ़ को दाग, तो साढ़े पर सेट कर लीजिए घोड़ा को, हो जाएगा आपको क्या चीज? घोड़े की पहचान चिन्ह। और हुलिया से याद हो जाएगा सैनिकों की पहचान चिन्ह। सैनिकों की पहचान चिन्ह। बात समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो अगर आपसे पूछ रहे कि दाग प्रथा या हुलिया की प्रथा किसने चलाया, अलाउद्दीन खिलजी ने। और पीछे से एक प्रश्न आपको हम पूछ रहे हैं कि दीवान ए रियासत का विभाग की स्थापना किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। कैसे याद रखने के लिए बताए थे? दीवान ए रियासत को कैसे याद रखने के लिए बताए थे? बिल्कुल, अर्थ होता है कि रईसों का, मतलब रईसों से, बिल्कुल रईसों का भाव, या आपको रईस होने का भाव या अमीरी, ठीक है। और अमीर कौन होगा? रईस कौन होगा? जो अल्लाह को याद करेगा, अल्लाह को न पुकारेगा, इसलिए वो अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि दीवान रियासत की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। आइए अब आपका अगला जो प्रश्न है, किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नकद, ठीक है, नकद वेतन देने की प्रथा है ना? नकद को यहाँ पर आप याद रख लीजिए नगद। क्या याद रखिएगा? नगद। बात समझ में आ रहा है? किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर, कहने का मतलब ये है, प्रश्न ये पूछा जा रहा है आपसे कि ऐसे कौन से राजा थे जो सैनिकों को भूमि नहीं दे करके, क्या नहीं दे करके? भूमि नहीं दे। बिल्कुल। पहले जो है सैनिक सब जो होते थे उनको भूमि दिया जाता था उनके दरमाहा के रूप में। दरमाहा समझते हैं ना? दरमाहा क्या होता है? वेतन। दरमाहा मतलब वेतन। तो सैनिकों को वेतन के बदले में भूमि दिया जाता था। लेकिन यह जो राजा थे वो भूमि अनुदान नहीं दे करके उनको नगद के रूप में, कैश के रूप में वेतन देने लगे। बात समझ में आ रहा है? वो जो पेमेंट उनको हो रहा था, उनको जो दरमाहा मिल रहा था, वो आपको नगद वेतन देने लगा। तो यह प्रथा किसने चलाई थी? यह भी आपको अलाउद्दीन खिलजी ने ही चलाई थी, याद रखिएगा। तो नगद का मतलब डायरेक्ट कैश उनको देने लगा। बात समझ में आ रहा है ना? बैंक में जाते हैं आप पैसा जमा करने के लिए या निकालने के लिए, तो उस पर देखिएगा बैंक का जो फॉर्म होता है उस फॉर्म पर लिखा रहता है नगद कैश। क्या लिखा रहता है? नगद कैश। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे कौन से सुल्तान थे, ऐसे कौन से राजा थे जो सैनिकों को भूमि का दान नहीं दे करके उसको नगद वेतन दिया जाने लगा? तो बताइए। अलाउद्दीन खिलजी। इसको आप याद रख सकते हैं आसानी से। कैसे याद रखेंगे ये भी जरा आपको हम बताते हैं। देखिए, जब आपके सामने कोई भी नया चीज, नया कोई घटना नजर आता है तो आपको जरूर आश्चर्य होता है। ठीक वही घटना नजर आया उन सैनिकों को
कि सैनिकों को पहले भूमि दान में दिया जाता था, लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी के समय में नगद यानी कि कैश दिया जाने लगेगा तो सैनिकों के लिए एक नया घटना नजर आएगा, एक नया बात नजर आएगा। जब नए नए बातों को देखेगा, नए नए बातों को सुनेगा तो उसको आश्चर्य लगेगा। क्या लगेगा? आश्चर्य। और जब आश्चर्य लगता है तो हम लोग देखते हैं क्या करते हैं, छाती पीट के बोलते हैं अल्लाह ये कैसे हो गया ना, अल्लाह ये कैसे हो गए। बात समझ में आ रहा है कि ना? छाती हम लोग पीटते कि नहीं पीटते हैं, और अल्लाह को बोलते कि नहीं बोलते अल्लाह ये कैसे हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो बस वही बात हम लोग यहाँ पे याद रखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी पहली बार नगद वेतन देने लगा था। अलाउद्दीन खिलजी पहली बार नगद वेतन देने लगा था। और किसको नगद वेतन देने लगा था? सैनिकों को। सैनिकों के लिए एक नया बात हो गया, एक आश्चर्य लगने वाला बात हो गया। जब आश्चर्य लगने वाला बात हुआ ना तो वह अल्लाह को पुकारने लगा, या अल्लाह ये क्या करिश्मा कर दिया तुमने, है ना, या अल्लाह यह क्या करिश्मा आपने कर दिया कि हम लोगों को नगद वेतन मिलने लगा। अभी टीचर लोगों को मान के चलिए वेतन पर वेतन बढ़ाया जा रहा है तो वो सब तो एकदम खुश हो रहा है, या अल्लाह कितना अच्छा नौकरी हो गई, कितना अच्छा हमने सबको पैसा बढ़ा दिल के। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ भूमि अनुदान को हटा करके, भूमि उसको दरमाहा के रूप में नहीं दे करके उसको क्या दिया जाने लगा? कैश। और कैश को ही हम लोग हिंदी में कहते हैं नगद। क्या कहते हैं? नगद। वैसे यहाँ लिखा है नकद, तो आप नकद भी माइंड में रखिएगा, लेकिन नगद होता है, ठीक है। नगद वेतन दिए जाने वाली जो प्रथा शुरू की है वो किसने किया है? अलाउद्दीन खिलजी ने किया है, ठीक है। इसका ट्रिक भी आपको बता दिए कि शुरू से ही अगर भूमि ही मिलता था, उसके दरमाहा के रूप में भूमि मिलता था, तो लोगों को कोई खास बात नहीं लगा, असर नहीं लगा। लेकिन भूमि के बदले में अगर पहली बार कोई आपको कैश देने लगे, कोई आपको नगद वेतन देने लगे तो आपको आश्चर्य लगेगा। जब आश्चर्य लगेगा तो आप क्या बोलेंगे? अल्लाह को पुकारेंगे और बड़ी खुश होकर के बोलेंगे, या अल्लाह आपने क्या करिश्मा कर दिया। बात समझ में आ रहा है? इसलिए अल्लाह से याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि किस सुल्तान ने सैनिकों को भूमि अनुदान के बदले में नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई। तो बताइए, एक प्रश्न आपको पूछते हैं कि दाग प्रथा किसने चलाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। दाग प्रथा क्या था? दाग प्रथा घोड़ों को दागने का एक चिन्ह था। और हुलिया की प्रथा किसने चलाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। और हुलिया क्या था? सैनिकों का पहचान चिन्ह था। और ये दाग और हुलिया प्रथा सैनिकों के क्षेत्र में चला गया था, ये भी याद रखिएगा आप। किसके क्षेत्र में चला गया था ये प्रथा? चलिए बताए। दीवान रियासत में, रियासत का मतलब क्या होता है? रियासत का मतलब बताए थे। रियासत का मतलब रोश रियासत है, रोश राज्य है। और रियासत का मतलब बताए थे रईस होने का भाव या अमीरी। बात समझ में आ रहा है ना? तो दीवान रियासत की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बात समझ में आया यहाँ तक? अब जो आपका अगला प्रश्न है, यक अस्पा, बोलिएगा जरा। यक अस्पा है, क्या है? यक अस्पा, या इसका अर्थ जो होता है हिंदी में एक घोड़ा वाला सैनिक। यक अस्पा का मतलब क्या होता है हिंदी में बताइए? यक अस्पा का अर्थ क्या होता है? एक घोड़ा वाला सैनिक। अगर आपसे पूछ दे कि एक घोड़ा वाला सैनिक का मतलब क्या होता है तो बताइए आप लोग। एक घोड़ा वाला सैनिक का मतलब होता है, मतलब एक घोड़ा वाला सैनिक, समझ सकते हैं, सिंगल पर्सन ही, जिसको केवल एक ही घोड़ा हो उसको हम लोग कहेंगे एक घोड़ा वाला सैनिक। और एक घोड़ा वाला सैनिक को ही यक अस्पा भी कहा गया। क्या कहा गया है? यक अस्पा। क्या कहा गया है? क्या कहा जाता है? यक अस्पा कहा जाता है। तो देखिए, यक से याद रखिए, यक तो एक। देखिए, यक में य आको यक, आ एक में ए आको एक। तो यक से याद रखिएगा, यक तो एक, याद रखिएगा, यक तो एक, यक तो एक। तो यक अस्पा, यक अस्पा। देखिए, अश्व का मतलब क्या होता है? घोड़ा। तो अश्व से जोड़ लीजिए अस्पा, अश्व से जोड़ लीजिए अस्पा। और यक का मतलब हम बताए थे, यक तो एक। बोलो, यक तो एक, यक तो एक। यक का मतलब एक। और अस्पा को कैसे याद रखने के लिए बताए थे? अस्पा मतलब अश्व। बात समझ में आ रहा है ना? तो एक यक अस्पा का मतलब क्या हुआ हिंदी में, जल्दी बता दीजिए। एक घोड़ा वाला सैनिक। क्या होता है? एक घोड़ा वाला सैनिक। यक अस्पा का मतलब क्या होता है? एक घोड़ा वाला सैनिक होता है। यक अस्पा का मतलब क्या होता है? एक घोड़ा वाला सैनिक होता है। ठीक है, आइए, यक अस्पा और दो अस्पा, बोलिएगा जरा। अगर आपसे हम पूछ दे कि यक अस्पा का मतलब हिंदी में क्या होता है, एक घोड़ा वाला सैनिक, तो अब बताइए ना जल्दी से कि दो अस्पा का मतलब क्या होगा? दो घोड़ा वाला सैनिक। समझ में आ गया ना? दो अस्पा का मतलब हो गया दो घोड़ा वाला सैनिक। और यक अस्पा का मतलब हो गया एक घोड़ा वाला सैनिक। तो बताइए कि एक यक अस्पा और दो अस्पा, यानी कि दो घोड़े वाले सैनिक
की प्रथा जो चलाई थी वो किसने चलाया था? तो वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही चलाया था। बताइए, यक अस्पा और दो अस्पा, बोलिएगा जरा। यक अस्पा और दो अस्पा। यक अस्पा और दो अस्पा की प्रथा जो चलाया था वो किसने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। यक अस्पा और दो अस्पा वाला जो प्रथा चलाया था वो किसने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब ये प्रश्न यदि याद नहीं रहे तो इसको भी याद रखने का बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। देखिए, यक अस्पा है, क्या है? यक अस्पा है। अस्पा में देखिए अ से अस्पा और अ से, बताइए, अलाउद्दीन खिलजी। अ से अलाउद्दीन खिलजी। यक अस्पा तो अ से अस्पा, अ से अलाउद्दीन खिलजी। यक अस्पा और दो अस्पा, ये दोनों प्रथा का जो प्रचलन किया वो किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। यक अस्पा को याद रखना बिल्कुल आसान कर दिया आप लोगों को। यक तो एक, यक तो एक, तो यक से याद रखिएगा एक, यानी कि यक अस्पा का मतलब जो हो गया हिंदी में वो एक घोड़े वाला सैनिक, और दो अस्पा का मतलब क्या हो गया? दो घोड़े वाला सैनिक हो गया। तो एक अस्पा का मतलब एक घोड़े वाला सैनिक, और दो अस्पा का मतलब दो घोड़े वाला सैनिक। और ये जो प्रथा है, यह प्रथा किसने चलाया है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया है, और इसके बारे में हम आपको बताए हैं। इसको याद रखने का जो ट्रिक है, यक अस्पा, अ से अस्पा है, और से अलाउद्दीन खिलजी है। यहाँ पर बिल्कुल आसानी से हम लोग याद रख सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का दो और प्रथा हम लोग पीछे पढ़े थे, और वो जो पढ़े थे वो कौन कौन सा प्रथा था बताइए आप? तो बोलिएगा, दाग प्रथा या हुलिया प्रथा। दाग प्रथा या हुलिया प्रथा। और ये दाग प्रथा और हुलिया प्रथा जो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था, वही अलाउद्दीन खिलजी दो और भी एक नए प्रथा चलाते हैं, और उस प्रथा का नाम है यक अस्पा और दो अस्पा। यक अस्पा और दो अस्पा। और यक अस्पा का हिंदी अर्थ क्या होता है? एक घोड़ा वाला सैनिक। और दो अस्पा का हिंदी अर्थ क्या होगा? दो घोड़े वाले सैनिक। बात समझ में आया ना? बिल्कुल। कैसे याद रखिएगा जल्दी बताइए। यक अस्पा है। अस्पा, अस्पा का मतलब होता है अश्व। अश्व का मतलब होता है घोड़ा। अश्व का मतलब होता है घोड़ा। तो यक अस्पा, तो अस्पा, अस्पा से यदि अश्व याद हो जाएगा तो अश्व से तो घोड़ा आसानी से याद हो जाएगा। ये तो घोड़ा का पर्यायवाची होता है ना। अश्व का पर्यायवाची क्या सब होता है बताइए? घोड़ा होता है, घोटक होता है ना, चेतक होता है। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब यहाँ ये है, अस्पा को याद रख लेंगे अश्व से, और अश्व का मतलब घोड़ा, यानी कि यक मतलब एक, और अस्पा मतलब अश्व, अश्व मतलब घोड़ा, यानी कि एक घोड़े वाला सैनिक। यक अस्पा का मतलब एक घोड़े वाला सैनिक, और दो अस्पा का मतलब दो घोड़े वाला सैनिक। और एक अस्पा, यक अस्पा और दो अस्पा को याद रखना भी बड़ी आसान। अस्पा में अ से अस्पा, अ से अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि यक अस्पा और दो अस्पा की प्रथा किसने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए, अब जो आपका अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित ही है। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली। राजस्व का मतलब क्या होता है बताइए? राजस्व का मतलब टैक्स या कर है ना। जो भूमि से संबंधित जो कर होता था उसको ही हम लोग राजस्व कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्व। और यहाँ है राजस्व प्रणाली। राजस्व प्रणाली का मतलब हुआ भूमि से संबंधित जो कर लिया जाता था, उस कर लेने का सिस्टम होता था। सिस्टम को हिंदी में हम लोग प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रणाली कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन सा कथन है जो सही है? ठीक है, यानी कि राजस्व प्रणाली के बारे में हम लोग कुछ कथनों को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, प्रश्न बहुत ही अच्छा है, तो याद रखिएगा। पहला है कि भूमि अनुदानों की समाप्ति। सही बात है, भूमि अनुदानों की समाप्ति किया था ना अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो सैनिकों को भू अनुदान देने की प्रथा को क्या किया था? खत्म किया था। और वहां भूमि अनुदान न दे करके क्या देता था? नगद वेतन देता था। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? दूसरा जो है भू राजस्व प्रणाली से संबंधित जो है अलाउद्दीन खिलजी का, वो समझिए, मुकदमों, खूंतों और चौधरियों। ठीक है, मुकदमों, खूंतों और चौधरियों, मोरलैंड के शब्दों में मध्यस्थ वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति एवं दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना। सबसे पहला हम लोग इस पॉइंट को याद रखेंगे कि दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना किसने किया है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना किसने किया है? अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। तो एक बार आइए पुनः इसको पढ़ते हैं। मुकदमों, खूंतों और चौधरियों। बोलिएगा जरा। मुकदमों, खूंतों और चौधरियों। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के बारे में
एक बार पुनः हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सा कथन सही है। तो बताइए सबसे पहले कि राजस्व प्रणाली जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो किस शासक की राजस्व प्रणाली पढ़ रहे हैं? अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन है जो सही है। क्या बताना है? कौन सा कथन है जो सही है? कौन सा कथन है जो सही है? तो देखिए सबसे पहले जो हम लोग देख पा रहे हैं 1 नंबर में, भूमि अनुदानों की समाप्ति। क्या है? भूमि अनुदानों की समाप्ति। भूमि अनुदानों की समाप्ति। कहने का मतलब ये है, अनुदान को अंग्रेजी में हम लोग सब्सिडी कहते हैं, याद रखिएगा। अनुदान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सब्सिडी कहते हैं। देखिए अलाउद्दीन खिलजी कुछ काम अच्छा किए और कुछ काम जो है ऐसा भी किए जो लोगों के हित में नहीं था, जो जनता के हित में नहीं था। तो उन्होंने क्या किया? देखिए पहले था भूमि दान की प्रणाली। जैसे अगर किसी सैनिकों को जो वेतन दिया जाता था वो भी आपको भूमि के रूप में ही दिया जाता था, मतलब कि भूमि उसको दान में दी जाती थी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा नहीं किया। वो कहा कि भूमि दान की प्रक्रिया को खत्म कर दिया जाए और उन्होंने भूमि अनुदान की समाप्ति कर दिया। तो बताइए कि अलाउद्दीन खिलजी जो सबसे पहला काम क्या किया राजस्व प्रणाली से संबंधित? भूमि अनुदान किया। भूमि अनुदान नहीं किया भाई साहब, भूमि अनुदान की समाप्ति किया। बताइए क्या किया है? भूमि अनुदान की समाप्ति किया। भूमि अनुदानों की समाप्ति कर दिया। फिर से बताइएगा क्या किया है? अनुदानों की समाप्ति किया। भूमि अनुदानों की समाप्ति किया। आप इससे पहले के प्रश्न में पढ़े थे कि उन्होंने जो है सो आपको अलाउद्दीन खिलजी ही वह पहला शख्स था, अलाउद्दीन खिलजी ही वह पहला शासक था जो सैनिकों को वेतन, नगद वेतन देने का शुरुआत किया था। बताइए पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो बताइए जब नगद वेतन दिया इसका मतलब है कि भूमि अनुदानों की सिस्टम को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया, यानी कि समाप्त कर दिया। तो याद रहेगा ना। बताइए अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित भू राजस्व प्रणाली के बारे में एक बात बताइएगा आप लोग फटाफट। भूमि के अनुदान को समाप्त कर दिया। सही बात बताया आप लोग कि भूमि अनुदानों की समाप्ति कर दिया। आइए अब जो आपको दूसरा काम ये किए हैं, मुकदमा मतलब होता है केस, फौजदारी जिसको आप लोग कहते हैं। मुकदमों, खूंतों जानते हैं ना आप लोग? खुतबा जो पढ़ाते हैं आप लोग जी, है ना, क्या होता है बताइए खुतबा जो पढ़ाते हैं? देखिए खुतबा का मतलब होता है प्रशंसा करना, है ना, प्रशंसा करना। जैसे आप भगवान के बारे में, है ना, खुतबा यदि आप कराते हैं तो उसमें भगवान के बारे में प्रशंसा क्या आता है, गॉड के बारे में, खुदा के बारे में। आप लोग खुतबा जो होता है आप लोगों में क्या किया जाता है? उसमें यही होता है ना, पूजा पाठ होता है ना, ईश्वर के प्रति उनके बारे में उसके बारे में बोलते हैं ना। तो बस वही बात है, बड़प्पन। खुतबा मतलब बड़प्पन, प्रशंसा। हनुमान चालीसा जो है इसमें क्या होता है? हनुमान चालीसा में जैसे कि हम 1-2 लाइन बोलते हैं आप लोगों को, है ना, ये बता रहे हैं आपको। जैसे हनुमान चालीसा में एक लाइन हम आपको बता रहे हैं, महावीर जब नाम सुनावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो कहने का मतलब ये है कि आप उनका बड़ाई कर रहे हैं ना। महावीर जी, महावीर मतलब हनुमान होते हैं, वो वीरों के वीर महावीर थे और उनके बारे में हम लोग क्या बड़ाई कर रहे हैं कि महावीर जब नाम सुनावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे। मतलब उनका हम लोग क्या कर रहे हैं? बड़ाई कर रहे हैं। तो खुतबा मतलब होता है खुदा का प्रशंसा करना, खुदा की बड़ाई करना। बात समझ में आ गया ना? तो उन्होंने यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने खुतबा पढ़वाना भी समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और इसके बाद जो है वो है चौधरियों का मतलब होता है गांव, यानी कि ग्राम का जो मुखिया होता है, ग्राम का जो हेड होता है उसको कहाता है चौधरी। जैसे कि आप करण अर्जुन मूवी देख लीजिए, करण अर्जुन मूवी में जो है ना, वो चौधरी साहब होते हैं, वो अमरीश पुरी होते हैं। तो अमरीश पुरी जो होते हैं ना, तो चौधरी मतलब होता है किसी ग्राम का या किसी जगह का जो हेड होता है ना, उसी को कहता है, मुख आदमी को कहता है चौधरी साहब। क्या कहता है? चौधरी साहब कहता है। विभिन्न प्रकार की मूवी में आप देखिएगा उसमें चौधरी साहब की चर्चा रहती है। तो बताइए, बिल्कुल। तो यहाँ पर जरा समझिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे प्रथम काम यह किया था कि वह भूमि अनुदानों की समाप्ति कर दिया था। क्या कर दिया था जल्दी बताएंगे? भूमि अनुदानों की क्या कर दिया था? समाप्ति कर दिया था। और दूसरा अभी आप देखिए थे, एक था मुकदमा, बोलिएगा जरा। मुकदमा। और दूसरा आपको था खूंतों, जिसको खुतबा भी हम लोग कहते हैं। और तीसरा जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो चौधरियों, यानी कि इस तीनों की, ये जो तीनों था ना, ये तीनों अधिकार को खत्म कर दिया।
बताइए अलाउद्दीन खिलजी जो है कौन कौन से 3 अधिकार को खत्म किया? मुकदमा मुकदमा को खत्म कर दिया, भूमि के अनुदान को समाप्त कर दिया, खुतबा को यानी कि खूंतों को खत्म कर दिया, यहाँ जो आप खूंतों देख रहे हैं खूंतों को खत्म कर दिया, मुकदमा को खत्म कर दिया और चौधरियों को भी खत्म कर दिया। बताइए इस तीनों को याद रखिएगा ना, क्या क्या पॉइंट है जल्दी जल्दी बताइएगा। भूमि के अनुदान को समाप्त कर दिया, पहला था भूमि अनुदानों की समाप्ति कर दिया, खुतबा को समाप्त कर दिया, बिल्कुल। इसके बाद जो है मुकदमा को खत्म कर दिया और खुतबा को खत्म कर दिया और चौधरियों को खत्म कर दिया। ठीक है, तो आइए एक बार पुनः जानते हैं मुकदमों, खुतों और चौधरियों है ना के विशेष अधिकारों की समाप्ति कर दिया, है ना। ये जो अधिकार मिला हुआ था अलाउद्दीन खिलजी जब राजा बने, जब शासक बने, इससे पहले के जो शासक थे ये मुकदमा का और खुतबा का और चौधरी का, इस तीनों का सिस्टम रखा था। लेकिन जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी राजा बने उसके बाद इस तीनों अधिकारों को समाप्त कर दिया। तो कौन कौन से अधिकारों को समाप्त कर दिया? इस तीनों को पहले बोलिएगा, इस तीनों को पहले बोलिएगा। एक है मुकदमा, दूसरा है खुतों और तीसरा है चौधरियों। बोलिएगा जरा, मुकदमा, खुतों और चौधरी। एक बार पुनः बोलिएगा, मुकदमा, खुतों और चौधरी। बिल्कुल। इस वीडियो को जो ऑनलाइन देख रहे होंगे वो भी इसी तरह से अगर नहीं बोलेंगे तो आपको याद नहीं होगा, इसलिए रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग भी इसी तरह से बोलते रहे, जवाब देते रहे जैसे हमारे बच्चे जवाब दे रहे हैं। तो बताइए ये 3 कौन कौन सा वर्ड था? मुकदमा था, खुतों था और चौधरियों था। इस विशेष अधिकारों को खत्म कर दिया, लेकिन इन्होंने भले ही उसको खत्म कर दिया लेकिन एक जो है एक मतलब विभाग का स्थापना जरूर कर दिया और उस विभाग का नाम था दीवान ए मुस्तखराज। बोलिएगा जरा, दीवान ए मुस्तखराज। फिर से बताएंगे जरा, दीवान ए मुस्तखराज। दीवान ए मुस्तखराज विभाग को जो है ये समाप्त कर, सॉरी ये स्थापना कर दिया। तो इसलिए अगर आपसे प्रश्न कोई पूछ दे कि बताइए दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना किसने किया? खिलजी ने। किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगर आपसे पूछ दे कि दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना यदि किया तो इससे पहले किन किन चीजों को खत्म कर दिया? तो आप बोलेगा मुकदमा को, अभी भूमि अनुदान को छोड़ दीजिए, मुकदमा को, खुतों को और चौधरियों को, इस तीनों अधिकार को खत्म करके और दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना कर दिया। एक बार पूरा बताएंगे आप लोग कि किसको खत्म किया और किसकी स्थापना कर दिया। मुकदमा और खुतों और चौधरियों को समाप्त किया और दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना। बिल्कुल, मुकदमा को और खुतों को और चौधरियों के विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया और ये जो दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना कर दिया। बताइए किसकी स्थापना किया है भाई? दीवान ए मुस्तखराज की। अच्छा, दीवान, अगर आपसे कोई पूछ दे कि दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने किया। बात समझ रहे हैं ना? चलिए अब एक बात और आप लोग सीखते चलिए। देखिए दीवान ए मुस्तखराज जो विभाग है, यह विभाग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि यह विभाग वित्त विभाग से संबंधित था। किस विभाग से संबंधित था? अगर आपसे पूछे तो हम यहाँ पर 2 प्रश्न आपको पूछ रहे हैं। पहले तो ये बता दीजिए कि दीवान ए मुस्तखराज विभाग की जो स्थापना हुई है तो किन 3 अधिकारों को खत्म करके हुई है? मुकदमों, खुतों और चौधरियों। विशेष अधिकार जो था इसको समाप्त करके दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना की गई। और याद रखिएगा कि दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना किसके द्वारा की गई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई। और दीवान ए मुस्तखराज जो है वो किस विभाग से संबंधित था? तो याद रखिएगा वित्त विभाग से संबंधित था। किस विभाग से संबंधित था? बिल्कुल, तो ये वित्त विभाग से संबंधित विभाग था जिसका नाम था दीवान ए मुस्तखराज। और इसमें क्या होता था आपको कि राजस्व जो एकत्रित करने वाले होते थे अधिकारी, उनसे मतलब आपको जमा की गई राशि और बकाया राशि, इस सब के बारे में हिसाब किताब किया जाता था। बात समझ में आ रहा है? तो बताइए कि इस विभाग का क्या नाम था? दीवान ए मुस्तखराज। सही बताए, दीवान ए मुस्तखराज। क्या नाम था? दीवान ए मुस्तखराज। और दीवान ए मुस्तखराज किस विभाग से संबंधित था? बिल्कुल, वित्त विभाग से। किस विभाग से? वित्त विभाग से। किस विभाग से? बिल्कुल। देखिए आप इसको कैसे याद रखिएगा, हम ये आपको बात बताते हैं। देखिए दीवान आपको बहुत सारे विभाग में आपको देखने को मिलेगा। दीवान और ए जो है ना, ये कॉमन वर्ड है, ये आपको बहुत सारे विभाग का जो नाम होगा उसमें आपको मिलेगा। तो आपको जो ट्रिक हमको बता रहे हैं वो मुस्तखराज से जोड़ करके बता रहे हैं। तो देखिए मुस्तखराज को यदि तोड़िए तो देखिए इसको कैसे हम तोड़ेंगे। मूस
तक राज। क्या बोलेंगे? मूस तक राज। मूस तक राज। तो देखिए मूस से मैथिली में चूहा को क्या कहा जाता है? मूसा। मूसा। और उसको वैसे मूसा भी नहीं, मूस बोला जाता है। क्या बोलाता है? मूस। मूस। तो समझ लीजिए मूस 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 और तक, तक से समझ लीजिए ताखा। ताखा जिसको हम लोग ताक अलमीरा भी बोलते हैं, ताख भी बोलते हैं, नहीं तो ताखा या तक जो बोलते हैं, तो याद रखिएगा मूस और तक, मतलब मूस और तक को ऐसे याद कर लीजिए कि मान के लिए मुस्तफ़ा नाम का कोई व्यक्ति है या मुस्तफ़ा नाम का कोई व्यक्ति है, उसको छोड़ दीजिए। आप इतना समझिए कि कोई ऐसा वस्तु था, कोई ऐसा सामान था जो आप ताखा पर रखे हुए थे। कहाँ पर रखे थे? ताखा पर। ताखा पर, ताख जिसको हम लोग बोलते हैं, ताखा पर रखे हुए थे। बात समझ रहे हैं? और वो सामान जो है ना मूस आकर के खा गया। मूस क्या किया? खा गया। तो मूस आकर के उस ताखा पर रखे हुए सामान को खा गया। तो खा गया तो खा गया। अब मान के चलिए कि उस बातों को लेकर के अगर हम बार बार रिपीटेशन करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तो क्या उसे वापस हो जाएगा? बताइए कि वो मूस जो है वो ताक पर से अगर सामान को खा गया, तो फिर वो जो है सो अगर उस बात को लेकर के हम बार बार रिपीट करते रहे, एक दूसरे के बीच में जाकर के बोलते रहे, तो क्या उसे वापस आ जाएगा? बीत गया। मूस जो है उस ताक पर से जो खा जाएगा, तो बताइए कि अगर मूस मान के चलिए ताक पर के सामान को खा जाता है और उसी बात को हम किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाकर के बार बार बोलेंगे कि देखिए मूस मतलब ताखा पर सामान रखे थे और उसको मूस आकर के खा गया, तो क्या इससे वापस हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। तो अब हम तीसरा व्यक्ति तुरंत कहता है, बात चलता है, तो क्या कहता है पता है? अरे बात तो अब बीत गया है, मूस तो उसको खा गया है, तो जब वापस नहीं होने वाला है तो काहेला बार बार बोलते हैं। यानी कि इसमें हमको एक बात निकालना उसमें से, और क्या निकालना है कि बात तो बीत गया है, बात तो बीत गया है। मूस जो है सो ताक पर के सामान को खा गया है, यानी कि बात तो अब बीत गया है। बात तो अब बीत गया है। यानी कि बार बार हम चर्चा कर रहे हैं बीत पर। अब आपके समझ में आ गया होगा कि दीवान ए मुस्तखराज जो है वो किस विभाग से संबंधित था? तो वित्त विभाग से। किस विभाग से संबंधित था? वित्त विभाग से। बिल्कुल। मूस तक राज। मूस तक राज, यानी कि मूस जो है ताखा पर के सामान को खा गया, उस बात को किसी दूसरे व्यक्ति के पास बोलेंगे, वो बोलेगा कि बात तो यार बीत गया है, छोड़ दो उस बात को। तो बीत गया तो बीत गया। तो यानी कि याद रखेंगे दीवान ए मुस्तखराज किस विभाग से संबंधित था? तो किस विभाग से? वित्त विभाग से। वित्त विभाग से। किस विभाग से? वित्त विभाग से संबंधित था। तो दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसने किया भाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। और यह किस विभाग से संबंधित था? वित्त विभाग से। दीवान ए मुस्तखराज जो है किन किन चीजों को खत्म करके तब स्थापना किया गया? मुकदमा खुतों और चौधरियों। बोलिए क्या सब? मुकदमा खुतों और चौधरियों। मुकदमा खुतों और चौधरियों। चौधरियों, इस तीनों विशेष अधिकारों को खत्म करके और इसके बाद दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना की गई। और उस दीवान ए मुस्तखराज विभाग, वो जो विभाग था वो किस विभाग से संबंधित था? वित्त विभाग से। वित्त विभाग से संबंधित था। तो चलिए फिर से हम लोग चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट है आपका विश्वा के आधार पर। किस आधार पर? विश्वा के आधार पर। विश्वा के आधार पर भूमि की पैमाइश कर सकल उत्पाद का, देखिए सकल का मतलब होता है कुल मिलाकर के। सकल का मतलब क्या होता है? कुल मिलाकर। सकल का मतलब क्या होता है? कुल मिलाकर। सकल, बिल्कुल। जैसे कोई कीर्तन भजन कहीं पर होता है, कोई पूजा पाठ होता है, तो उसमें भगवान का जयकारा जब हम लोग लगाते हैं तो उसी समय हम लोग बोलते हैं सकल समाज की। तो लोग क्या बोलते हैं पीछे से? जय हो। क्या बोलते हैं? जय हो। नहीं, सकल समाज की जय हो। सकल मनोरथ पूरा हो। तो सकल का मतलब होता है कुल मिला के। या सकल समाज मतलब जितने भी समाज के लोग हैं वो सब समाज जो है ना उसको हम लोग कुल मिला करके, कुल मतलब होता है आपको सकल, या सकल मतलब कुल। बात समझ में आ रहा है ना? बात पूरा। हाँ बिल्कुल, पूरा भी पूरा कर सकते हैं। तो वही कह रहा है, जरा समझिएगा पॉइंट को, जरा समझिएगा। बात समझ में आ रहा है ना? पॉइंट क्या है कि विश्वा के आधार पर, किसके आधार पर? विश्वा के आधार पर। विश्वा के आधार पर भूमि की पैमाइश कर, भूमि की पैमाइश कर। पैमाइश कर, पैमाइश का मतलब होता है माप कर।
पैमाना मतलब मापना, पैमाना मतलब मापना। मापना, यानी कि भूमि को ये जो है ना किसके आधार पर माप करवाया। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जमीन को हम लोग नपवाते हैं, तो वही बात है, विस्वा के आधार पर, किसके आधार पर, विश्वा के आधार है ना, विस्वा के आधार पर भूमि को ये नपाए। कौन नपाए भाई? अलाउद्दीन खिलजी। और नपाने के बाद सकल उत्पाद का मतलब होता है कि कुल उत्पादन, मतलब एक वर्ष में एक साल में भूमि में कितना उत्पादन हुआ, बात समझ में आ रहा है, उसको हम लोग कहेंगे सकल उत्पाद। एक बार पुनः समझ लीजिए, सकल का मतलब होता है कुल मिलाकर के, और सकल का मतलब होता है एक वर्ष में जो उत्पादन होता है ना, उसको हम लोग सकल उत्पादन कहेंगे, है ना। सकल उत्पाद कब कहेंगे? एक वर्ष में जो वस्तुओं का उत्पादन होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? सकल उत्पाद कहेंगे। तो वही बात है, अलाउद्दीन खिलजी विस्वा के आधार पर भूमि को पैमाइश कराया। पैमाइश का मतलब मपाया, यानी कि आम भाषा में नपाया भूमि को, जमीन को नपवाया। और जमीन को किस आधार पर नपाया है? विस्वा के आधार पर। किस आधार पर? विस्वा के आधार जैसे होता है ना धूर कट्ठा होता है ना, बिघा, उसी तरह से विस्वा होता है ना, 1 विस्वा, 2 विस्वा, 3 विस्वा, बात समझ में आ रहा है। तो विस्वा के आधार पर भूमि को क्या करवाया है? बंटवाया। विस्वा के आधार पर भूमि को मपवाया है, यानी कि नापी करवाया है। और नापी करने के बाद ये वर्ड लिखा है कि सकल उत्पाद का मतलब कुल उत्पादन। एक वर्ष में कितना उत्पादन हुआ? कुल उत्पादन। सकल उत्पाद का मतलब एक वर्ष का कुल उत्पादन। सकल उत्पाद का मतलब एक वर्ष में जो भूमि में उत्पादन हुआ, तो उसके बारे में कहा गया। यहाँ पर जरा समझिएगा, एक बार पुनः समझिए। विस्वा के आधार पर भूमि की पैमाइश कर सकल उत्पाद का 50% खराज निर्धारित। 50% खराज निर्धारित। 50% खराज निर्धारित। 50% खराज निर्धारित। तो कहने का मतलब ये है, ये क्या किया, अगर आपसे पूछ दे कि अलाउद्दीन खिलजी जो था, तो याद रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी भूमि की पैमाइश जो करवाई। पैमाइश का मतलब नपाना, मापना। पैमाइश का मतलब नापना। देखिए, वर्ड क्लियर तो कॉन्सेप्ट क्लियर, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर तो एग्जाम क्लियर। इसलिए पहले एक एक करके हम लोग वर्ड को जानेंगे, फिर हम लोग सेंटेंस को जानेंगे, फिर हम लोग एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। वरना शब्द को, सेंटेंस को रटते रह जाइएगा, एग्जाम क्लियर नहीं होगा। इसलिए एक बार पुनः वर्ड पर आइए। विस्वा का मतलब बता दिए, जैसे कट्ठा होता है, बिघा होता है ना, तो उसको ही हम लोग विस्वा कहते हैं। जैसे इंच समझते हैं ना, 6 इंच 5 इंच। इंच समझते हैं ना, हाँ। धूर, 1 धूर 2 धूर समझते हैं ना, तो ये इंच, सेंटीमीटर, मीटर, ये सब क्या है? माप का एक आधार है। माप का क्या है? एक आधार है। किलोमीटर, ये सब क्या है? माप का आधार है। मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, विस्वा, धूर, कट्ठा, ये सब क्या है? माप का एक आधार है। हम लोग जमीन को मापते हैं तो कहते हैं कि 2 कट्ठा हुआ, है ना। उसी तरह से वो कट्ठा को और धूर को नहीं देखा, वो किसको देखा? विस्वा को। किसको देखा? विस्वा को। और विस्वा के आधार पर जो है सो भूमि का वो पैमाइश कराया। वो जो भूमि को नापवाया, पैमाइश करवाया, तो उसी के हिसाब से निर्धारित किया कि इसके पास कितना विस्वा जमीन है, उसके पास कितना विस्वा जमीन है, उसके पास कितना विस्वा जमीन है। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। जी सर। एक बार पुनः समझ लीजिए। जैसे हम लोग जमीन को मपाते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे पास 1 कट्ठा जमीन है, हमारे पास 1 बीघा जमीन है, हमारे पास 1 धूर जमीन है ना। अब जैसे दिल्ली की तरफ चले जाएगा तो कहता है कि हमारे पास 5 गज है, हमारे पास 10 गज है। बात समझ में आ रहा है? कहीं गज में चलता है, कहीं आपको धूर में, कहीं कट्ठा में बोल सकते हैं हम लोग। तो वही कहने का मतलब क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी जो माप करवाया है, ना धूर में ना कट्ठा में, तो किसमें? विस्वा में। अगर रामू है तो रामू के पास अगर जितना भी जमीन है, तो अलाउद्दीन खिलजी जो माप करवाया, तो अगर उसके पास 5 विस्वा है तो हम लोग बोलेंगे 5 विस्वा उसके पास जमीन है। किसी के पास 2 विस्वा है तो हम लोग बोलेंगे 2 विस्वा। ये बात समझ में आ गया ना। अगर आपसे पूछे कि विस्वा मतलब क्या हुआ, तो बोलिएगा कि माप का एक आधार है। बोलेगा जिस तरह से आप लंबाई को मापने के लिए मीटर, सेंटीमीटर, है ना, किलोमीटर का यूज करते हैं, ठीक उसी तरह से यह जो है आपको विस्वा है। ये क्लियर हुआ? तो विस्वा के आधार पर अलाउद्दीन खिलजी भूमि को क्या करवाया? नपाया, यानी कि नपवाया। और उसी को यहां पर लिख दिया है पैमाइश कराया। पैमाइश का मतलब होता है नपाना, मपाना। बात समझ में आ गया? तो पैमाइश कराया, और पैमाइश करने के बाद जिसके पास जितना जमीन था, उस जमीन में जो 1 वर्ष में उत्पादन होता था, उस उत्पादन के हिसाब से क्या किया कि 50% जो है ना, 50% खराज निर्धारित कर दिया। क्या कहा कि 50% जो है आपको क्या देना होगा? खराज।
खराज को निर्धारित कर दिया। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि खराज क्या होता है। तो देखिए, खराज एक प्रकार का भूमि कर होता है। क्या होता है? खराज एक प्रकार का भूमि कर होता है। याद रखिएगा, अगर नहीं याद रहे ना तो देखिए, खराज को ऐसे याद रखिएगा, खराज में खौर लगा हुआ है ना, तो खौर पात कहाँ पर होता है? भूमि में। भूमि में होता है। खौर पात कहाँ पर होता है? भूमि में। इसलिए याद रखिएगा, खराज क्या है? तो खराज एक प्रकार का भूमि कर है। खराज क्या है? एक प्रकार का भूमि कर एक प्रकार का भूमि कर है। तो वही किया है अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न आपको लगभग में 95% क्लियर हो गया होगा। 5% और बचा हुआ है, उसको भी हम लोग जरा समझेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या किया? भूमि को किस आधार पर पैमाश करा? विश्वा के आधार पर पैमाश करा करके, और कुल उत्पादन का यानी कि सकल उत्पाद का कितना प्रतिशत खराज निर्धारित कर दिया? 50% खराज निर्धारित कर दिया। खराज का मतलब भूमि कर। और इसको याद रखने के लिए क्या ट्रिक बताया आपको कि खराज मतलब खौर, और खौर पतार कहाँ होता है? भूमि में ना। तो खराज क्या है? बात समझ में आ गया ना? एक भूमिकर है। बिल्कुल, एक प्रकार का भूमिकर है। और सकल उत्पाद मतलब कुल उत्पादन, एक वर्ष का कुल उत्पादन है ना। कुल उत्पादन का 50% जो है भूमि निर्धारित कर दिया। और शॉर्ट में कहते हैं, मतलब आपको दूसरे तरीका से यहाँ पर ये ब्रैकेट में भी लिख दिया है भू राजस्व। राजस्व का मतलब तो पहले से जानते हैं, टैक्स होता है, कर होता है, जिसको लगान भी हम लोग कर सकते हैं। लगान मूवी देखिए, बात समझ में आ रहा है ना? तो वही बात है, आपको ये बात याद हो गया ना? तो 3 बातों को हम लोग पुनः एक बार जानेंगे, इसके बाद हम लोग चौथे पॉइंट को भी याद करेंगे। तो बताइए, अलाउद्दीन खिलजी जो है वह भू राजस्व प्रणाली से संबंधित सबसे पहला काम क्या किया था? तो आपको याद होगा कि अलाउद्दीन खिलजी जो है सिपाहियों को नगद वेतन देने का प्रारंभ किया था। तो नगद वेतन देने का प्रारंभ जो किया, तो उनसे पहले शासक इसको सिपाही को क्या देते थे? भूमि दे देते थे, भूमि अनुदान में देते थे। वही किया है अलाउद्दीन खिलजी, है ना। सबसे पहले भूमि अनुदानों को समाप्त कर दिया। दूसरा में क्या किया? मुकदमों, खूंटों और चौधरियों जैसे जो विशेष अधिकार था, इस विशेष अधिकार को खत्म कर दिया। और उसके स्थान पर, उसके जगह पर किसकी स्थापना कर दिया? दीवान ए मुस्तक राज की स्थापना कर दिया। तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि दीवान ए मुस्तक राज किस विभाग से संबंधित था? वित्त विभाग से संबंधित था। बात समझ में आ रहा है? और इसके बाद जो तीसरा पॉइंट ये था कि अलाउद्दीन खिलजी विश्वा के आधार पर भूमि की पैमाश करवाई। और पैमाश कराने के बाद सकल उत्पाद का 50% खराज निर्धारित कर दिया। बताइए, ये 3 पॉइंट याद हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो आइए चौथे पॉइंट को भी हम लोग जानते हैं। तो आपका जो चौथा पॉइंट है, जकात क्या है? जकात। और जकात का मतलब क्या होता है, इसको भी हम लोग जानेंगे, लेकिन हम लोग पहले आगे चलते हैं। जकात, इसके बाद है आपको जजिया, बोलिएगा जरा। जजिया। और इसके बाद है आपको खुम्स। क्या है? खुम्स। और खुम्स को ही हम लोग गनीमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलिए, क्या कहते हैं? गनीमा कहते हैं। कि एक नई दर निर्धारित कर दिया, यानी कि जकात का, जजिया का और खुम्स का एक नया दर निर्धारित कर दिया। दर का मतलब होता है रेट। जैसे आप कोई सामान खरीदते हैं ना, तो उसका दर होता है ना, रेट होता है ना, दाम जिसको बोलते हैं, उसी को दर कहते हैं हम लोग। तो याद रखिएगा, जकात का, जजिया का, खुम्स का। बोलिएगा जरा। जकात का, जजिया का, खुम्स का। एक बार फिर से बताइए। जकात, जजिया और खुम्स, ये तीनों का एक नया रेट निर्धारित कर दिया। बताएंगे जरा आप लोग। तो अब हम बारी बारी से आपको बताएंगे कि जकात क्या होता है, जजिया क्या होता है, खुम्स या गनीमा क्या होता है। ठीक है, पहले इसको हम लोग जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे जकात के बारे में। जकात जो है एक प्रकार का संपत्ति कर था। बताएंगे, जकात क्या था? एक प्रकार का संपत्ति कर था। जकात जो है एक प्रकार का संपत्ति कर था, जो कि केवल मुसलमानों से लिया जाता था। मतलब समझ लीजिए, यदि किसी क्षेत्र का शासक, किसी क्षेत्र का राजा मुसलमान है और उसके क्षेत्र में आप रहेंगे, तो आपको उसके लिए कर देना होगा। ठीक है, तो ये जकात कर जो है वो कौन सा कर था? एक संपत्ति कर था। जकात कौन सा कर था? एक संपत्ति कर था, जो केवल इस्लाम धर्म के लोगों से लिया जाता था, यानी कि मुसलमानों से लिया जाता था। वहीं अगर हम बात करें जजिया की, तो जजिया जो है हिंदुओं पर लगाया जाने वाला एक संपत्ति कर था। यानी कि जजिया जो है वह भी एक प्रकार का संपत्ति कर था, जो कि केवल हिंदू ही नहीं, गैर मुस्लिम का मतलब मुस्लिम को छोड़ करके जितने भी जात अगर उसके उस मुस्लिम शासक के क्षेत्र में आकर के रहेंगे, सबको जो है कर देना पड़ता। कौन कर देना पड़ता था?
जजिया कर। कौन सा कर? जजिया कर। बिल्कुल। अगर आपसे पूछ दे कि जजिया कैसा कर था तो आप बोलेंगे जजिया एक संपत्ति कर था। और ये जजिया कर किसको देना होता था? गैर मुस्लिम को। गैर मुस्लिम। गैर मुस्लिम का मतलब हुआ मुस्लिम को छोड़कर जितने भी जात के समुदाय। जितने भी समुदाय के लोग थे, जितने भी धर्म के लोग थे, सभी धर्म के लोग जो है सो मुस्लिम शासक को यह कर देते थे। तो याद रखिएगा कि जकात कैसा कर था? संपत्ति कर था। जकात एक संपत्ति कर था जो मुस्लिमों से लिया जाता था, जबकि जजिया जो था वह भी एक संपत्ति कर था जो कि हिंदुओं से लिया जाता था। अब समझिए खुम्स के बारे में। देखिए खुम्स भी एक प्रकार का कर था जो किसी भी वस्तुओं पर लगाया जाता था, लेकिन ये जो है याद रखने की बात है कि खुम्स एक प्रकार का ऐसा कर था जो धन लूटने के बाद, जैसे लूटपाट के बाद जो वस्तु होता था उस वस्तु पर 1/5 भाग कर जो है सरकार को देना होता था। यानी कि युद्ध में लूटपाट करने के बाद जो संपत्ति होता था, जो वस्तु होता था, उस वस्तु पर 1/5 भाग जो है सो कर देना होता था। तो याद रखिएगा खुम्स कैसा कर था? तो युद्ध में लूटे गए हुए वस्तुओं पर लगाया जाने वाला एक कर था जो उस वस्तु के 1/5 का 1/5 भाग सरकार को देना होता था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जकात भी एक कर था, जजिया भी एक कर था, और खुम्स या गनीमा भी एक प्रकार का कर था। और ये तीनों संपत्ति कर था, क्योंकि है ना जकात के बारे में बता ही दिए कि जकात एक मुस्लिम पर लिया गया कर था, जजिया गैर मुस्लिम पर लिया गया कर था, और वही खुम्स जो है किसी भी युद्ध में लूटे गए संपत्ति का 1/5 भाग सरकार को दिया जाता था, जिसको हम लोग खुम्स या गनीमा कर कहते हैं। कौन कौन सा कर कहते हैं? खुम्स या गनीमा कर। बिल्कुल, खुम्स या गनीमा कर। गनीमा कर बोलिएगा जैसे खुम्स या गनीमा कर। खुम्स या गनीमा कर। गनीमा कर। देखिए अगर कोई बात मतलब जैसे हम बताते हैं खुम्स और गनीमा को हम लोग कैसे याद रखेंगे, इसको भी जरा समझिए। जैसे कि मान के चलिए कोई बच्चा है ना, वो जो है पास होने के लिए किसी बच्चा को मैट्रिक में पास होने के लिए किसी बच्चा को कितना नंबर चाहिए? कम से कम 30 नंबर चाहिए। कितना नंबर चाहिए? 30 नंबर चाहिए। किसी भी मैट्रिक के बच्चे को पास होने के लिए कितना नंबर होना चाहिए था? 30 नंबर। अगर मान के चलिए 30 उसको आ गया, किसी को 30 का 30 ही आ गया, तो हम लोग उसको बोलते हैं ना कि गनीमत समझो कि तुमको 30 आ गया, तुम पास हो गए, वरना 30 से 1 नंबर कम आता तो तुम फेल हो जाते। तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक बार पुनः बताइए कि गनीमत समझो। क्या समझो? गनीमत समझो कि तुमको 30 पर पास था और 30 ही नंबर आ गया। अगर 29 आता तो तुम फेल हो जाते। तो समझिए कि अगर 30 पर पास था और 30 आ गया तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि गनीमत समझो, है ना। इसका मतलब समझ लीजिए कि खुशी उसको मनाने के लिए कह रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खुशी मनाने के लिए कह रहे हैं ना, क्योंकि गनीमत हुई कि कम से कम पास मार्क भी उसको आ गया। तो जब पासों मार्क आ गया, पास हो गया, तो वो क्या होगा? खुश होगा कि दुखी होगा? खुश। तो खुश से याद रख लीजिएगा खुम्स। खुश से याद रखिएगा खुश से क्या याद रखिएगा? खुम्स। यानी कि खुम्स कर को दूसरा मतलब खुम्स कर का दूसरा नाम क्या है बताइए? गनीमा। क्या है? गनीमत से याद रखेंगे गनीमा, है ना। खुशी कब मनाएगा बच्चा? जब जितना पास मार्क था उतना आ गया तो हम उसको बोलेंगे गनीमा। तो बताइए कि खुम्स कर को दूसरा नाम क्या है? खुम्स कर का गनीमा। खुम्स कर का दूसरा नाम क्या है? गनीमा। और खुम्स कर कैसा कर था? तो बोलिएगा कि खुम्स कर जो है एक संपत्ति कर था जो युद्ध में लूटे गए धन का 1/5वां भाग सरकार को देना होता था। एक बार पुनः समझ लीजिए, खुम्स या गनीमा दोनों एक ही चीज है। खुम्स को ही हम लोग गनीमा कहते हैं। खुम्स या गनीमा जो है युद्ध में लूटे गए धन, युद्ध में लूटे गए संपत्ति का 1/5 भाग जो है, यानी कि 5वां भाग सरकार को कर के रूप में देना होता था। बात समझ में आया ना? चलिए, तो अब एक बार पुनः बता दीजिए कि ये अलाउद्दीन खिलजी जो है किन किन कर के दरों को निर्धारित किया था? तो जजिया कर, जकात कर था। क्या था? देखिए, जौ से जकात कर, जौ से जजिया कर याद रखना बड़ी आसान है। जकात, जजिया, है ना, खुम्स, और खुम्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? गनीमा। बताइए क्या सब क्या किसको क्या कहते हैं? जकात, जजिया और खुम्स, जिसको हम लोग गनीमा भी कहते हैं। और इस तीनों कर के दरों को क्या कर दिया? ये निर्धारित कर दिया। नया दर, नया रेट इसका निर्धारित कर दिया।
वही बात लिखा है, एक बार पुनः समझ लीजिए। जकात, जजिया जिसको या खुम्स या गनीमा की नई दर निर्धारित कर दी गई। बात समझ में आ गया, एक नया रेट निर्धारित कर दिया। निर्धारित करने का मतलब होता है फिक्स कर देना। जैसे कि प्याज अभी कैसे बिकता है, 30 रुपए। तो ये 30 रुपया फिक्स है। फिर कभी मार्केट में क्या होता है, ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है रेट, है कि नहीं। तो जिस दिन अगर मान चले 35 हो गया तो हम लोग बोलेंगे कि क्या ये प्याज का नया रेट आ गया है, फिर क्या हम लोग बोलते हैं नहीं बोलते हैं। तो वही बात है, अलाउद्दीन खिलजी अपने समय में क्या किया, भू राजस्व प्रणाली से संबंधित कि उन्होंने जो है सो जकात को, जजिया को और खुम्स या गनीमा को, है ना, उसके एक उसका एक नई दर फिक्स कर दिया, एक नया रेट जो है निर्धारित कर दिया। तो एक बार पुनः आप सारे प्रश्नों का जवाब शुरू से देंगे तो बता दीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी भू राजस्व प्रणाली से संबंधित जो है वो अलाउद्दीन के समय में भू राजस्व प्रणाली से संबंधित, बिल्कुल राजस्व प्रणाली से संबंधित, भू राजस्व नहीं, राजस्व प्रणाली से संबंधित कौन कौन सा सुधार किया जो कि आपको बताना है, बताइए। तो सबसे पहले क्या क्या था, भूमि अनुदानों की समाप्ति कर दिया था। दूसरा क्या क्या था, मुकदमों, खूंटों और चौधरियों के विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया और दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना कर दिया। और दीवान ए मुस्तखराज कैसा विभाग था, वित्त विभाग था। कैसा विभाग था, वित्त विभाग था। और यह तीसरा काम जो किया है वह विस्बा के आधार पर भूमि की पैमाइश करवाए और पैमाइश करवाने के बाद उसको पैमाइश करवाने के बाद जो है सो सकल उत्पाद का, यानी कि जिस भूमि पर एक साल में जितना उत्पादन होता था उसका 50% जो है खराज के रूप में निर्धारित कर दिया गया कि आपको एक साल में जितना भी उपज होगा उसका 50% आपको खराज के रूप में देना होगा या पड़ेगा। ठीक है। चौथा जो है आपको जकात, जजिया और तीसरा जो है आपको खुम्स या जजिया जिसको हम लोग गनीमा भी कहते हैं, इसका एक नया दर निर्धारित कर दिया। बात समझ गए। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका शरा ए अदल। बोलिएगा जरा क्या है, सरा ए अदल। ठीक है, सरा ए अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था। यानी कि आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। जैसे कि अगर मछली बाजार हो तो उसमें क्या बिकेगा, बताइए। सब्जी बिकेगा, नहीं बिकेगा ना। क्या बिकेगा, मछली बिकेगा। अगर सब्जी बाजार हो तो उसमें क्या बिकेगा, मछली, सब्जी बिकेगा। तो वही बात आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि सरा ए अदल जो है वह कैसा बाजार था, यानी कि वहां पर कौन कौन सा वस्तु है ना मिलता था। सरा ए अदल जो था ना वहां पर आपको कौन कौन सा वस्तु मिल जाता था उस बाजार में। तो सबसे पहले ये चीज याद रखिएगा कि सरा ए अदल क्या था। तो बोलिएगा कि सरा ए अदल जो है ना एक बाजार था, है ना। क्या था, एक बाजार था। अगर नहीं याद रहे ना तो आप ऐसा समझिए कि सरल पाकल सब जो वस्तु रहेगा वो कहाँ पर मिलेगा, बाजारे में नहीं मिलेगा। सरल पाकल वस्तु कहाँ पर मिलेगा, बाजार में। और जब सरल पाकल वस्तु खरीद के ले आएंगे तो आपका गार्जियन आप पर गुस्सा करेगा, तो आप फिर उसको अदला बदली भी कीजिएगा ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और मान चलिए कहीं रास्ते पे कोई ठेला वाला सामान बेच रहा है और उससे आप वस्तु खरीद के ले आइएगा, अगर सरा होगा तो क्या आप अदला बदली कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते, क्योंकि वो चला जाएगा। इसलिए आप एक ही चीज याद रखिए कि सरा हुआ है, लगा है सरा ए अदल, तो सरा से याद रखिएगा सरा हुआ वस्तु, तो सरा हुआ वस्तु को अदला बदली कहाँ पर कर सकते हैं, बाजार में। इसलिए याद रखिएगा कि सरा ए अदल क्या था, एक बाजार का नाम था। सरा ए अदल क्या था, एक बाजार का नाम था। ठीक है, तो सरा ए अदल में किसका बाजार था, तो याद रखिएगा वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार था। किसका बाजार था, वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार था। सरा ए अदल जो था वो किसका बाजार था, वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार। यानी कि उस बाजार में क्या क्या मिलता था, कपड़ा मिलता था और इसके अलावा और भी बहुत सारे सामान मिलते थे। बात समझ में आ रहा है ना। सरा ए अदल, सरा ए अदल क्या था, एक बाजार था। और इसको कैसे याद रखेंगे, शरा मतलब सरल पाकल सामान आएगा, अदला बदली करने के लिए कहाँ पर जाएंगे, बाजार में जाएंगे। अब ठेला वाला से कोई टमाटर अगर ले ले और टमाटर सरा हुआ हो, अगर गार्जियन गुस्सा करे कि कैसा टमाटर ले आया तो क्या उस ठेला वाला को पीछे पीछे जाएंगे कि कहाँ चला गया नहीं चला गया, तो नहीं जाएंगे ना। लेकिन अगर किसी बाजार में जाकर के लेंगे तो हम एक दिन अगर वो नहीं भी मिलता तो दूसरे दिन तो जरूर उसको बोल सकते हैं ना कि आप तो हमको सरले पाकल दे दिए थे। इसलिए याद रखिएगा कि सरा ए अदल क्या था, एक प्रकार का बाजार था, है ना। तो इस बाजार में किस किस वस्तुओं की बिक्री होती थी, कपड़ा की यानी कि वस्त्र की और अन्य वस्तुओं की, वस्त्र की और अन्य वस्तुओं का यह बाजार था। याद रखिएगा सरा ए अदल क्या था, वस्त्र या अन्य वस्तुओं का बाजार था। बात समझ गए। देखिए अब यहाँ जो है, देखिए ये जो सरा ए अदल है इसमें हम लोग इसको कैसे याद रखेंगे कि यह किस वस्तुओं का बाजार था। तो देखिए सरा से याद रखिए
सरा से याद रखिए सरारा। सरा से क्या याद रखना है? सरारा। सरारा। और सरारा के बारे में आपको पता होगा कि यह महिलाओं के लिए, यह लड़कियों के लिए पहना जाने वाला वस्त्र है। ये सरारा जो है यह आपको, जिसको हम लोग सलवार कहते हैं, सलवार ही कहते हैं ना उसको, पजामा के जैसे जो होता है, ट्राउजर जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं, तो सरारा जो है वो पजामा के जैसे, ट्राउजर के जैसे वह एक वस्त्र होता है। एक सरारा जो पहनने वाला होता है, तो जो पहनने वाला है उसको वस्त्र न कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? वस्त्र। तो सरा से याद रखेंगे सरारा। सरा से क्या याद रखेंगे? सरारा। और सरारा क्या है? एक प्रकार का वस्त्र वस्त्र है। इसलिए याद रखिएगा कि सरा ए अदल जो है एक बाजार है, और उस बाजार में किस वस्तुओं की बिक्री होती है? वस्त्र और अन्य वस्तुओं की। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें मुख्य रूप से आप वस्त्र को जरूर याद रखिएगा। तो कैसे याद रखिएगा? सरा से याद रखेंगे सरारा। और सरारा एक प्रकार का क्या है? वस्त्र है। अगर नहीं पता हो सरारा क्या होता है तो आप मोबाइल पे सर्च कर सकते हैं कि सरारा कैसा, फिर आप समझ लीजिएगा कि सरारा क्या होता है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये समीज सलवार जो होता है ना, उसमें सलवार के जैसे यानी कि पजामा के जैसे लड़कियों को पहनने वाला एक वस्त्र होता है। ठीक है, सरारा क्या होता है? वस्त्र होता है। पजामा के जैसे लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए पहनने वाला एक वस्त्र होता है। इसलिए सरा से याद रखेंगे सरारा। और सरारा है एक प्रकार का वस्त्र, इसलिए याद रखेंगे कि सरा ए अदल में किस प्रकार की वस्तु मिलती थी? वस्त्र एवं अन्य वस्तु मिलती थी। इसलिए याद रखिएगा कि सरा ए अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? तो वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार था। बात समझ में आ गया ना? तो चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। आइए, अब जो आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित सीरी का किला। क्या है? दिल्ली स्थित सीरी का किला। और ये जो सीरी का किला है इसको अंग्रेजी में हम लोग कहेंगे सीरी फोर्ट। क्या कहेंगे? सीरी फोर्ट। सीरी फोर्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? सीरी फोर्ट। बिल्कुल, सीरी फोर्ट कहेंगे। ठीक है, जैसे कि लाल किला है ना, तो लाल किला को हम लोग रेड फोर्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? रेड फोर्ट कहेंगे। ठीक है, तो ये है सीरी का किला, तो इसको हम लोग कहेंगे सीरी फोर्ट। क्या कहेंगे? सीरी फोर्ट। सीरी फोर्ट कहेंगे। तो ये दिल्ली में स्थित है। याद रखिएगा, जिस तरह से लाल किला दिल्ली में है, ठीक उसी तरह से ये सीरी का किला जो है यह भी आपको कहाँ पर है? दिल्ली में है। तो दिल्ली स्थित सीरी का किला हजार शतून राजमहल, दिल्ली स्थित सीरी का किला। और इसके बाद जो है आपको हजार शतून राजमहल, बोलिएगा जरा, हजार शतून राजमहल, जिसका अर्थ होता है हजार खंभों वाला राजमहल। क्या होता है? जिसका अर्थ हजार खंभों वाला महल। यानी कि ये जो हजार शतून राजमहल है ना, इसमें आपको खंभों की संख्या कितनी है? लगभग 1000 के लगभग में है। इसीलिए जो है सो इसको हजार शतून राजमहल कहते हैं। क्या कहते हैं? हजार शतून राजमहल कहते हैं। हजार शतून राजमहल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस महल में लगभग 1000 खंभा, 1000 पिलर लगा हुआ है, इसलिए इसको हजार शतून राजमहल कहते हैं। तो कहता है कि दिल्ली स्थित सीरी का किला या हजार शतून राजमहल, यानी कि हजार खंभों वाला राजमहल का निर्माण जो है का श्रेय किसे है? यानी कि इसका निर्माण किसने करवाया है? तो इसका निर्माण अलाउद्दीन खलजी ने करवाया। किसने करवाया है? अलाउद्दीन खलजी ने करवाया है। चलिए, अभी हम लोग किस किला की बात कर रहे हैं बताइए? सीरी का किला। किस किला का बात कर रहे हैं? सीरी का किला। और सीरी का किला कहाँ पर है? दिल्ली में। हजार शतून राजमहल कहाँ पर है? दिल्ली में। हजार शतून राजमहल को दूसरा नाम क्या है? सीरी का किला। हजार शतून राजमहल को हम लोग हजार खंभों वाला महल कहते हैं। क्या कहते हैं? हजार खंभों वाला महल कहते हैं। बिल्कुल, हजार शतून राजमहल को हम लोग हजार खंभों वाला राजमहल कहते हैं। तो याद रखिएगा कि हजार खंभों वाला जो राजमहल है, इसका दूसरा नाम क्या है? हजार शतून राजमहल। क्या है? हजार शतून राजमहल। बिल्कुल, ये जो है ना हजार शतून, याद रखिएगा, शतून का मतलब खंभा होता है। क्या होता है? खंभा। शतून का मतलब क्या होता है? खंभा होता है। इसलिए हजार शतून राजमहल का मतलब होता है हजार खंभों वाला महल। बात समझ रहे हैं ना? तो हजार शतून राजमहल जो है यह आपको दिल्ली में है। इसका निर्माण किसने करवाया है? इसका निर्माण अलाउद्दीन खलजी ने करवाया। किसने करवाया है? अलाउद्दीन खलजी ने करवाया है। बात समझ रहे हैं? यानी कि अगर मान के चलिए, सोचिए, एक बात जरा सोच के देखिए कि कोई इंसान है, जैसे पीके मूवी में कौन हीरो है? आमिर खान। आमिर खान जो है ना, वो भगवान पर केस करता है और वह भगवान को खोजने के लिए जाता है ना। और खोजते खोजते, बात समझ में आ रहा है ना, तो क्या से क्या कर जाता है? तो वही बात है, कोई ऐसा इंसान आप ले लीजिए उदाहरण, जो इंसान ना अल्लाह के पास जो है
जाने का सोचता है, तो अल्लाह के बारे में किसी से पूछता है कि अल्लाह कहाँ मिलेंगे, तो किसी ने कह दिया, ऐसा मान लो कि अल्लाह ऊपर में है। कहाँ पर है? ऊपर में है। अब वो आदमी क्या करेगा, वो ऐसा नासमझ इंसान था, वो क्या करेगा, ऊपर के नाम से वो सीढ़ी बनाने लगेगा। क्या बनाने लगेगा? सीढ़ी, जिसको हम लोग कहते हैं, ये याद रखना है, इसलिए हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। सीढ़ी से याद रखिए सीढ़ी। क्या याद रखिएगा? सीढ़ी। तो सीढ़ी जो बनाएगा ना, तो सीढ़ी जो बनाएगा, मान के चलिए, तो आप कभी कभी गौर कीजिएगा, जब आप छत पर चढ़िए, एक मंजिल छत पर चढ़िए, तो लगेगा कि जो ये आसमान जो है ना नजदीके है, फिर उससे ऊपर चढ़िए, फिर लगेगा कि नजदीके है, फिर चढ़िए, फिर लगेगा नजदीके है, लेकिन इसका अंत जो है नहीं है। तो अंत मतलब है, लेकिन मतलब बहुत इतना आसान भी नहीं है, बहुत इतना नजदीक भी नहीं है। तो माने चलिए वो इंसान जो है ना, अल्लाह को खोजने के लिए सीढ़ी पर सीढ़ी बनाने लगा। क्या बनाने लगा? तो बताइए, जब सीढ़ी पर सीढ़ी लगेगा तो मकान तो लंबा बनेगा ना। अब मकान जब लंबा बनेगा तो सीढ़ी पर सीढ़ी बनाइएगा, तो खंभा उसमें ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो बेचारा जो है ना, जहां तक क्षमता था वहां तक क्या किया, तो खंभा लगाया। जहां तक क्षमता था वहां तक खंभा लगाया, लेकिन ये लगाएगा तो लगाएगा कितना? अल्लाह तो बड़ी दूर ना है, तो इसलिए लगभग में समझ लीजिए, ऐसा सोच लीजिए कि 1000 खंभा लगा दिया ना, इसके बाद भी उसको अंदाजा नहीं मिल पाया, बेचारा अंत में थक करके छोड़ दिया। तो इसलिए याद रखिएगा, हम आपको बता रहे हैं कि अल्लाह को खोजने के लिए कितना सीढ़ी बनाएगा? 1000। कितना खंभा लगाएगा? 1000। इसलिए याद रखिएगा, सीढ़ी का किला या 1000 सतून वाला राजमहल, 1000 सतून राजमहल या 1000 खंभों वाला राजमहल जो है वो किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। हमने अल्लाह की चर्चा इसलिए किया कि आपको अलाउद्दीन खिलजी याद रखवाना था, तो इसलिए हमने आपको बता दिया कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अल्लाह को खोजने के लिए ऊपर गया, और ऊपर जाने के लिए आपको छत पर जाने के लिए क्या बनाते हैं आप? सीढ़ी बनाते हैं। तो सीढ़ी से याद रखिएगा सीढ़ी, या और सीढ़ी आपकी सीढ़ी बनाते बनाते थक जाएगा, कितना बनेगा? कम से कम 1000। इसलिए याद रखिएगा, सीढ़ी का किला जो है, और दूसरा 1000 सतून राजमहल, या हम लोग 1000 खंभों वाला राजमहल भी उसको कह सकते हैं। इसका निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। बात समझ में आ रहा है ना? याद रहेगा ना? तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बताइए कि सीढ़ी का किला कहाँ है? दिल्ली में है। सीढ़ी का किला अगर याद नहीं रहे कि दिल्ली में है, तो बस इतना याद रख लीजिएगा कि लाल किला दिल्ली में है, ये तो पता होगा। और जब लाल किला दिल्ली में है तो सीढ़ी का किला भी दिल्ली में है। तो सीढ़ी का किला दिल्ली में है, और सीढ़ी का किला जो है आपको किसने बनवाया था? अगर आपसे अलग अलग पूछे तो आराम से जवाब दीजिएगा कि सीढ़ी का किला किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अच्छा, सीढ़ी का किला के बाद आपको आ जाइए 1000 सतून राजमहल, जो किसने बनवाया था? 1000 खंभों वाला राजमहल किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तो याद रखिएगा, इसको ट्रिक भी बता दिया आपको कि अल्लाह को खोजने के लिए गया तो सीढ़ी पर सीढ़ी बनाता गया, और जब सीढ़ी पर सीढ़ी बनाएगा तो 1000 खंभा लग जाएगा। इसलिए 1000 सतून राजमहल कहे, या 1000 खंभों वाला राजमहल कहे, या फिर सीढ़ी का किला कहे, किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगर इस प्रश्न को पूछा जाए तो 3 तरीका से भी पूछा जा सकता है कि सीढ़ी का किला जो है वो किसने बनवाया? 1000 सतून राजमहल किसने बनवाया? और 1000 खंभों वाला राजमहल किसने बनवाया? अगर आपसे पूछ दे कि 1000 खंभों वाला राजमहल किस राज्य में है? दिल्ली में है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। तो आइए, अब आपका अगला प्रश्न है, किसने रस्म ए मियान, बोलिएगा जरा, रस्म ए मियान यानी कि बीच का रास्ता है ना, रस्म ए मियान यानी कि बीच का रास्ता, और तरीक ए एतदाल, तरीक ए एतदाल, दाल जो दाल आप खाते हैं है ना, तरीक ए एतदाल, बोलिएगा, तरीक ए एतदाल, और जिसका मतलब होता है सुल्तान का तरीका। क्या होता है? सुल्तान का तरीका। तरीक ए एतदाल, तरीक ए एतदाल, उसका अर्थ क्या होता है? सुल्तान का तरीका। तो आइए अब हम लोग इसको भी जरा विस्तार से जानते हैं, किसने रस्म ए मियान। तो सबसे पहले हम लोग याद करेंगे कि रस्म ए मियान का अर्थ क्या होता है। देखिए, रस्म ए मियान का अर्थ होता है बीच का रास्ता। क्या होता है? बीच का रास्ता। अगर नहीं याद रहे तो इसको ऐसे याद रखेगा, मियान का मतलब होता है तलवार को जिसमें रखा जाता है, तलवार का जो कवर होता है ना, उसको मियान बोला जाता है ना। पढ़े होंगे ना मुहावरा कि एक मियान में 2 तलवार
नहीं रह सकता है। तो मियान के हम लोग बीच में ना तलवार को रखते हैं। वो जो कवर होता है, जैसे कलम का जो कवर होता है, तो कवर में हम लोग कलम को डालते हैं ना, तो उसी तरह से तलवार जो होता है ना, तलवार को हम लोग जिस वस्तु में रखते हैं, जिस कवर में रखते हैं, उसको क्या बुलाता है? मियान। क्या बुलाता है? मियान। तो तलवार को रखने के लिए हमको मियान के बीच में रखा जाता है। इसलिए याद रखिएगा इसी चीज से कि रस्म ए मियान का जो अर्थ होता है बीच का रास्ता। रस्म ए मियान का अर्थ क्या होता है? बीच का रास्ता होता है। रस्म ए मियान का क्या अर्थ होता है? बीच का रास्ता होता है। और वहीं एक बात और याद रखेंगे, तरीक ए एतदाल। तरीक से याद रखिएगा तरीका। तरीक से क्या याद रखिएगा? तरीका, यानी कि तरीक ए एतदाल है ना, इसका अर्थ होता है सुल्तान का तरीका। क्या होता है? सुल्तान का तरीका। सुल्तान का तरीका, ठीक है। तरीक ए एतदाल का मतलब क्या हुआ? सुल्तान का तरीका। तो देखिए, तरीक से आप याद रख लीजिएगा तरीका, तो किसका तरीका? तो सुल्तान का तरीका, है ना। तरीक से क्या याद रखिएगा? तरीका। और जब तरीका याद आ जाएगा तो सुल्ताने का ना तरीका मेन होगा, है ना। पहले जो है सल्तनत काल में जो था वो मेन कौन होता था? सुल्ताने ना होता था। कौन होता था? सुल्तान जो कह दिया वो करना पड़ता था। इसलिए याद रखिएगा तरीक ए एतदाल, यानी कि तरीक ए एतदाल का अर्थ क्या हुआ? सुल्तान का तरीका। और रस्म ए मियान का अर्थ क्या हुआ? बीच का रास्ता। इसका ट्रिक बता दिए, मियान के बीच में रखते हैं तलवार को, इसलिए याद रखिएगा रस्म ए मियान का अर्थ क्या हुआ? बीच का रास्ता। और तरीक ए एतदाल का अर्थ क्या हुआ? तो सुल्तान का तरीका। बात समझ में आ गया होगा, ये तो याद हो गया होगा। आइए अब हम लोग जानेंगे कि ये प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न है कि किसने रस्म ए मियान, है ना, और तरीक ए एतदाल नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई, है ना। यानी कि यह जो है ना राजस्व सुधार की एक नीति थी। और कैसी नीति थी? तो व्यवहारिक नीति थी, है ना। राजस्व सुधार की एक व्यवहारिक नीति थी। तो याद रखिएगा किसने रस्म ए मियान और तरीक ए एतदाल, है ना, राजस्व सुधार की एक व्यवहारिक नीति अपनाई थी, उसका नाम है आपको गयासुद्दीन तुगलक। क्या नाम है? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। अगर नहीं याद रहेगा ना तो ऐसे समझ लीजिए कि मियान में से तलवार को निकालेगा सुल्तान और सीधे किसी को क्या कर देगा? काट देगा। जब जो काट देगा तो अगल बगल का लोग कहेगा कि उसको तो आप काट ही दिया, अब तो वो गया। क्या कहेगा? गया। मियान में से देखिए बताते हैं, जैसे अगर कोई टीचर है बच्चा को मारने के लिए जैसे लाठी उठाएगा तो दूसरा बच्चा सोचेगा, वो भी बच्चा सोचेगा जिसको मारेगा कि अब तो हम गए, अब तो हम गए। उसी तरह से समझिए कि गयासुद्दीन तुगलक जैसे ही तलवार निकालेगा मियान में से तो बगल वाला लोग कहेगा कि अब तो वो गया। तो गया से याद आ जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। तो याद रखिए रस्म ए मियान का अर्थ क्या होता है? रस्म ए मियान का अर्थ होता है बीच का रास्ता। और रस्म ए मियान जो है एक व्यवहारिक नीति थी। और एक किसकी व्यवहारिक नीति थी? तो राजस्व सुधार की एक व्यवहारिक नीति थी। और इस नीति को जो है किसने अपनाई थी? तो गयासुद्दीन तुगलक। तो एक याद आया हो गया होगा आपको रस्म ए मियान के बारे में। और दूसरा है आपको तरीक ए एतदाल। तो तरीक ए एतदाल का मतलब होता है सुल्तान का तरीका। और ये तरीक ए एतदाल जो है यह नीति किसने अपनाई थी? तो यह नीति भी आप गयासुद्दीन तुगलक ने ही अपनाई थी। अगर आपसे पूछ दे कि तरीक ए एतदाल क्या था तो आप कहिएगा कि तरीक ए एतदाल जो है ना राजस्व सुधार की एक व्यवहारिक नीति थी। राजस्व सुधार की एक व्यवहारिक नीति थी। बात समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा कि यह जो है आपको तरीक ए एतदाल, इस नीति को किसने अपनाया था? तो बिल्कुल। अगर ये चीज नहीं याद रहे तो ऐसे याद रखिएगा, तरीक से याद रख लीजिएगा आप तारीख। और कोर्ट में जब कोई केस फौजदारी जो होता है तो उस पर क्या मिलता है? तारीख पे तारीख। क्या मिलता है? तारीख पे तारीख। तो जैसे ही अगर तारीख पे तारीख मिलता है ना तो हम लोग सोच लेते हैं कि अब लगता है कि अब हमारा न्याय गया काम से, क्योंकि अब न्याय तो मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कोर्ट में क्या मिल रहा है? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो हम लोग सोचेंगे कि अब गया, काम से गया, अब मिलने वाला न्याय नहीं है। किसी मैटर पर जब मान के चलिए होता है ना कि बार बार डेट देने का मतलब क्या होता है? कि बात को क्या किया जा रहा है? टाला जा रहा है। बात को क्या किया जा रहा है? टाला जा रहा है। तो आज का लास्ट प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से देखिए। लास्ट प्रश्न है, तो बताइए कि तारीख पर तारीख जैसे ही कोर्ट का छेड़ी मिलेगा तो हम लोग क्या समझेंगे? कि हमारा न्याय तो अब गया, हमारा काम तो अब गया। क्योंकि अब न्याय तो मिलने वाला है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि कोर्ट में क्या मिल रहा है? केवल तारीख पे तारीख मिल रहा है। इसलिए याद रखिएगा तारीख से याद आ जाएगा आपको तारीख, और तारीख से याद आ जाएगा आपको कि तारीख पे तारीख मिलेगा मतलब न्याय नहीं मिलेगा, यानी कि आपका काम गया, आपका काम खराब हो गया। तो इसलिए गया से याद हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। तो बताइए कि तरीक ए एतदाल का अर्थ क्या हुआ? सुल्तान का तरीका। और ये जो तरीक ए एतदाल है इस नीति को किसने अपनाई थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। और एक और नीति को गयासुद्दीन तुगलक ने अपनाई थी, वो नीति का नाम बताइए आप।
रस्म ए मियान, रस्म ए मियान। तो याद रखिएगा कि रस्म ए मियान और तरीक ए एतदाल, तरीक ए एतदाल, इस नीति को किसने अपनाई थी? गयासुद्दीन तुगलक ने अपनाई थी। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।